डेली वीडियोस फ्री कोचिंग के लिए भी ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको डेली वीडियो PDF नोट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका 80+ का टारगेट कवर हो जाएगा। तो ये नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कीजिए। शिक्षण सहायक उपकरण किसी भी कक्ष में एक अभिन्न अंग है। शिक्षण सहायक सामग्री के कई लाभों में सीखने की समझ को बेहतर बनाने में मदद करना, कौशल अवधारणा को दर्शाना या मजबूत करना शामिल है। यानी कि जो शिक्षण सहायक उपकरण है वो कोई भी कक्षा है उसका एक अभिन्न अंग है। इसके बिना जो है वो शिक्षण जो है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिक्षण सहायक सामग्री के कई लाभों में, यानी कि अगर शिक्षक सहायक सामग्री से हम कई चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, कई चीज़ों में मदद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो एक शिक्षक है वो अगर वो शिक्षण के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखा रहा है तो उसको सहायक उपकरण का इस्तेमाल करना होता है, ताकि बच्चों को अच्छे से वो समझा सके, बच्चे इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण एक कला है जिसमें ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, प्रसार की कला और हर भाषा के हर पहलू से ऊपर शामिल है। यानी कि शिक्षण क्या है? कला है जिसमें क्या है? ज्ञान है, प्रस्तुतिकरण है। यानी कि शिक्षण क्या है? जिसमें नॉलेज ट्रांसफ़र की जाती है, ज्ञान को हस्तांतरित या ज्ञान को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी कि प्रसार की कला। आप ये देखिए कि जो एक शिक्षक होता है वो जब पढ़ाता है तो वो उसको अपने हिसाब से पढ़ाता है कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, उसका प्रस्तुत करने का तरीका, उसका ज्ञान, कई बार क्या होता है कि बुक में जितना कुछ दिया होता है डाटा तो उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा बढ़िया पढ़ा देता है, तो वो क्या है? वो कला होगी ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हर भाषा के हर पहलू से ऊपर शामिल है। यानी कि हर भाषा का हर पहलू, आप ये देखिए कि जैसे बच्चों का इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, तो हर भाषा का हर पहलू, यानी कि कोई भी भाषा हो उसके लिए टीचर उसको अच्छे से समझा देगा, ताकि जिसको इंग्लिश में समझना है, हिंदी में समझना है, जो भी बच्चा इसको समझ में आए। शिक्षण सभी क्षितिजों में विषय वस्तु के व्यापक ज्ञान की मांग करता है। मानकों के साथ पूरा पाठ्यक्रम, सकारात्मक उत्साह के साथ देखभाल रवैया और सीखने और कक्षा प्रबंधन की तकनीक की इच्छा। देखिए इसमें क्या है कि जो शिक्षण है इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात तो सिलेबस होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम होता है कि क्या क्या। देखिए जब शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो वो कहता है ना कि आपको ये सिलेबस दिया गया है, ऐसे ऐसे हम चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि शिक्षण में पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर साथ में सकारात्मक होता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो सकारात्मक पहलू है। ठीक है, तो देखिए लिटिल जॉन और विंटेड कहते हैं सामग्रियों में एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण और सीखने के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक और छात्र की भूमिका और संबंध के प्रति दृष्टिकोण और लिंग, समाज आदि से संबंधित मूल्य और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बुनियादी निर्देशात्मक दृष्टिकोण, विधि और सामग्री जिसमें भाषाई और सांस्कृतिक जानकारी शामिल है। देखिए लिटिल जॉन और विंटेड ने ये कहा है कि जो शिक्षण है उसमें क्या है, इसमें दृष्टिकोण है, सीखने के प्रति दृष्टिकोण है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण है, इसमें छात्रों की भूमिका है, यानी कि काफ़ी वैरायटी शिक्षण में होती है। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण है क्या? ये शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या होता है? शिक्षण, यानी कि जब शिक्षक पढ़ाता है बच्चों को तो वो शिक्षण के द्वारा ही पढ़ाता है, यानी कि शिक्षण क्या एक कड़ी का काम करता है शिक्षक और छात्रों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है श्री डी हॉल का कहना है कि सामग्रियों को शिक्षार्थी को अपने सीखने के कौशल और रणनीतियों और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग जैसे गतिविधियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया कक्षा में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर निर्भर करती है। इन दिनों कई सामग्री जैसे ऑडियो विजुअल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका बहुत महत्व है। देखिए शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में, यानी कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो लर्निंग की प्रोसेस में, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी जो शिक्षण है यानी कि जो टीचिंग है वो सीखने की प्रक्रिया यानी कि जो लर्निंग की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा काम में आती है। इसमें कई सारे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देखिए कि अगर शिक्षक ने आजकल देखिए कि जो टीचिंग दी जाती है तो वो
कई प्रकार से होती है। जैसे पहले ज़माना था ब्लैक बोर्ड पे लिखने का, आज भी है, पर थोड़ी सी एडवांस लेवल हो चुकी है जिसमें ऑडियो, ठीक है, जैसे चीज़ सुनाई जाती है, विजुअल दिखाई जाती है, जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों ही। यानी कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, वो ऑडियो विजुअल है, आपको चीज़ सुनाई भी दे रही है, आपको दिखाई भी दे रही है। उसमें क्या है, शिक्षण। आप जैसे वीडियो देख रहे हो मेरी वाली, कोई और वीडियो भी देखोगे तो उसमें क्या है, उसमें ऑडियो विजुअल के द्वारा शिक्षण दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस में काम में आएगा, ये आएगा काम सीखने की प्रक्रिया में। यानी कि शिक्षण देने के लिए जो है काफ़ी उपकरणों का इस्तेमाल होता है, जो सीखने की प्रक्रिया में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों को शिक्षण सहायक उपकरण कहा जाता है। यानी कि जो अभी जितने भी प्रकार के उपकरण हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं शिक्षण में, तो उन्हें शिक्षण सहायक उपकरण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचर या शिक्षक जब पढ़ाने लगता है तो वो जैसे विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करता है कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, तो उसे कहा जाता है शिक्षण सहायक उपकरण। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं टीचिंग एड्स। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम कार्यक्रम भी शिक्षण सामग्री से प्रभावित हुए हैं। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया क्लासरूम में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर निर्भर करती है। यानी कि जो शिक्षण में जो अभी उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है वो विभिन्न प्रकार की है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि उपयुक्त सामग्री का चयन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो उसे उपयुक्त सामग्री का चयन करना चाहिए। यानी कि जैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है तो उसको चौक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चयनित सामग्री का उपयुक्त संयोजन, यानी पहली बात तो ये सामग्री का चयन करना चाहिए। अब उसने सामग्री तो कर ली है, ठीक है, तब उसे संयोजन करना चाहिए कि जो जो चीज़ें उसने ली हैं पढ़ाने के लिए, तो उसको कैसे बना के रखना है, उसका कैसे रखना है, तो उचित क्रम में उनका उपयोग। तो उसके बाद आता है उनका प्रयोग करना। तो पहली बात तो है पहले उपयुक्त सामग्री का चयन करना कि क्या क्या चाहिए, संयोजन किस प्रकार से चाहिए, तो उचित क्रम में उनका प्रयोग, उनका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए शिक्षण सहायक साधनों की आवश्यकता। देखिए शिक्षक सहायक साधन है, इसकी आवश्यकता क्यों है। आप ये देखिए कि जो शिक्षण जो सहायक साधन है ना, वो क्यों ज़रूरी है। आप देखिए कि हर व्यक्ति को बोलने की प्रवृत्ति है। शिक्षण सहायक साधनों का उचित उपयोग छात्रों के मन में स्थायी रूप से अधिक अवधारणा को बनाए रखने में मदद करता है। आप देखिए कि हर इंसान जो है वो हर एक चीज़ आगे रख पाता, वो चीज़ों को भूल जाता है समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे समय बीता जाता है उसको चीज़ें भूलती जाती हैं। तो शिक्षण सहायक साधनों का उचित उपयोग छात्रों के मन में, यानी कि अगर हम शिक्षण सहायक साधन जो है, यानी कि जो एक शिक्षक पढ़ाने के समय जो साधनों का उपयोग करता है, तो उससे क्या होता है कि छात्रों को किसी चीज़ को समझने के लिए, उसको याद करने के लिए सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है, शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है, अगर वो ट्रिक्स बता दे बच्चों को तो उनको वो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। अगर वो ना बताया जाए तो वो हमेशा के लिए भूल जाते हैं। आप ये देखिए कि आपने स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। आप ये सोच के चलिए कि आपको कितना याद है उसमें से। आपको सिर्फ वही बातें याद होंगी जो आपको ख़ास तरीके से ट्रिक से बताई होंगी, बाकी आपको सारी भूल चुकी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी में शिक्षण सहायक जो साधन है वो काम में आते हैं। छात्र बेहतर सीख सकते हैं जब वे अलग अलग शिक्षण सामग्री के माध्यम से प्रेरित होते हैं। देखिए इसमें क्या है, छात्र बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं अगर उनको शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से प्रेरित करें। यानी कि अगर शिक्षण जो सहायक सामग्री है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें। मान के चलिए कि पहले ब्लैक बोर्ड पे इस्तेमाल किया, फिर उसको ऑडियो सुनाई, फिर वीडियो दिखाई, फिर ऑडियो विजुअल दोनों दिखाया, तो उससे क्या होगा, उसको अलग अलग शिक्षक सहायक जो साधन का उपयोग हुआ तो उसको वो अच्छे से याद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मेन मोटिव क्या है कि छात्रों को सिखाना, जिसमें अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। शिक्षण सहायक समुचित छवि विकसित करते हैं। देखिए शिक्षण जो सहायक सामग्री हैं वो समुचित छवि विकसित करते हैं कि क्या चीज़ कितनी सही है, कितनी गलत है, उनको समझ में आए कि नहीं। शिक्षण सहायक छात्रों को प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। जो शिक्षण सहायक हैं
जो सामग्री है वो छात्रों क्या करते हैं, प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव, यानी कि उनको जैसे वीडियो दिखाया जाए, जैसे उनको वो जल्दी से समझ में आए। आप ये देखिए कि अगर शिक्षक जो है बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दे, उसको फिर देखते हैं कितना समझ में आया, अगर वही बात उसको वो वीडियो में दिखाए तो उसको कितना समझ में आएगा। इससे छात्र इसमें एक अनुभव सीखते हैं कि उनको किस में ज़्यादा समझ में आ रहा है। शिक्षण सहायक पूरा उदाहरण और व्यवहारिक अवधारणा प्रदान करते हैं। देखिए पूरा उदाहरण, ठीक है, जो शिक्षक सहायक हैं वो पूरा उदाहरण और व्यवहारिक अवधारणा, यानी कि बच्चों को इसमें अच्छे से समझ में आता है। व्यवहारिक रूप में उनको ये पता चलता है कि ये कैसे कैसे चीज़ है, उनको कैसे समझ में आती है। शिक्षण सहायक छात्रों के लिए रुचि का वातावरण बनाते हैं। बिल्कुल सही है। जो शिक्षक सहायक उपकरण है वो छात्रों के लिए क्या करते हैं, रुचि का वातावरण। जैसे अगर छात्रों को कोई चीज़ मुश्किल लगती है, जैसे मान के चलिए हिस्ट्री के चैप्टर, इतिहास के कुछ विषय हैं बहुत मुश्किल लगते हैं, अगर उन्हीं के ऊपर उनको एक प्रोजेक्ट बना के एक वीडियो बना के दिखा दी जाए तो वो उसको एंजॉय करेंगे, उसमें वो रुचि लेने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं उनको वीडियो ऑडियो की सहायता से, आप ये मान के चलिए कि जिनको पेपर 1 जो है मुश्किल लगता है, यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट पेपर 1 को, जिसमें कई कहते हैं कि हमें ये मुश्किल है, पेपर 1 मुश्किल है, तो अगर वो वीडियो देखते हैं तो उनको वो आसान लगने लगेगा, तो उनकी इसमें रुचि बनी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मुश्किल पहले चीज़ लगती थी वो अब आसान लगती है, उसमें क्या होगा, फिर छात्र जो है वो रुचि लेने लगेगा। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। शिक्षण सहायक सामग्री को कुछ समय पाने और सीखने के को स्थायी बनाने में मदद करता है। यानी कि देखिए जो शिक्षण सामग्री है वो शिक्षक को, यानी कि जो टीचर को कुछ समय पाने और सीखने को स्थायी बनाने में मदद करता है। यानी कि देखिए कि जो शिक्षक सिखाने जा रहे हैं वो बच्चों को स्थायी रूप से समझ आए, इसके लिए कौन हेल्प करेगा, शिक्षण सहायक सामग्री इसमें काफ़ी कुछ उसकी हेल्प करेगी। अब देखिए कि शिक्षक ने सोचा कि मैं इसके बच्चे को कुछ सिखाने जा रहा हूँ, तो ठीक है, यानी कि आप मेरी बात सुनिए। जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हो, आप ये सोचें कि वीडियो देखते हो तो आपको ऐसा होता है कई बार कि आप जैसे बुक में पढ़ो तो आपको अगले दिन या 2 दिन में भूल जाएगा, अगर आप वही वीडियो देखोगे तो आपको थोड़े दिन में याद रहेगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि शिक्षक का ये काम है कि वो जो बच्चों को पढ़ाए उनको लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो काम में आती है। शिक्षण सहायक छात्रों के बीच अनुशासन बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। जो शिक्षक सहायक सामग्री है वो छात्रों के बीच क्या बनाता है, अनुशासन। देखिए फ्रेंड्स, अनुशासन के बिना कोई भी चीज़ अधूरी है। ठीक है, टीचर जितना मर्जी, शिक्षक जितना मर्जी बच्चों को बढ़िया से पढ़ा ले, अगर बच्चे अनुशासन में रहकर नहीं पढ़ते तो उनके काम में कभी भी कुछ नहीं आ सकता। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बच्चे अनुशासन में रह कर सीखते हैं तो उनको वो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप पेपर 1 की, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप सीरियसली होके अनुशासन में रहकर करते हो तो आपको वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप बिल्कुल अनुशासनहीनता से सीखते हो तो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री ज़रूरी है। देखिए अब इसका महत्व क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व, अब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। छात्रों को मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना। देखिए बिल्कुल सही है, जो शिक्षक सामग्री है वो छात्रों को मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से क्या है, गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जब छात्र पढ़ते हैं, जैसे देखिए ऑडियो विजुअल या कुछ भी जब ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बच्चों को आसानी से समझ में आता है, जिससे छात्रों का मानसिक विकास होता है। ठीक है, और साथ में शारीरिक गतिविधियाँ भी होती है। इसमें क्या है, नेक्स्ट है, एक समय में छात्रों की बड़ी संख्या को पढ़ाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है कि आप देखिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी वीडियो देखो, उसको कितने हज़ारों बच्चे देखते हैं, तो एक ही समय में छात्रों की बड़ी संख्या, अगर आप देखिए कि अगर 1000 बच्चों को एक क्लास में पढ़ाना हो तो कितना मुश्किल है, वही एक वीडियो डाल दी जाए तो वो उसको आराम से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इनके हज़ारों लाखों बच्चों को एक वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ये किसका काम है, ये शिक्षण सहायक सामग्री का काम है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सीखने का सबसे सुविधाजनक, आसान और प्राकृतिक तरीका। देखिए जो शिक्षण सहायक सामग्री है
ठीक है। इसमें क्या होता है कि सीखने का सबसे सुविधाजनक है, आसान और प्राकृतिक तरीका है। आप देखिए कि कोई भी बुक है, ठीक है, आप ये मान के चलिए कि अगर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई टीचर ना हो, ओनली बुक्स दी जाए, क्या बच्चा उसको कर पाएगा? क्या छात्र उसको कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी बुक है, कोई भी कुछ है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए शिक्षक की ज़रूरत होती है। तो शिक्षक जब अपने शिक्षण सामग्री का, अपनी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करता है, तो छात्रों को या लर्नर को अच्छे से समझ में आता है। अब आप देखिए कि आपके पास यूजी नेट की ढेरों किताबें हैं, फिर भी आप वीडियो को देखोगे, है ना, क्योंकि बुक्स तो सभी के पास भी है, कोई कंसेप्ट को क्लियर होता नहीं है। तो वो किसका काम है? वो शिक्षक का काम है। शिक्षक का काम क्या है कि आपको सब कुछ पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना कि ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जो है सुविधाजनक, आसान हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और वैज्ञानिक पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें होता है ना। अब आप देखोगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, कोई चीज़ सही है, गलत है, कैसे सही है, कैसे गलत है, ये किसका काम है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। आपके सामने कोई चीज़ रख दी जाए, ठीक है, अब आपको कहें कि ये चीज़ सही, आप पता लगे ये सही है कि गलत है, आप उसके सभी पहलू देखोगे। तो ये कैसे आता है? ये पढ़ने से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कक्षा के वातावरण में एक जन्मजात प्रदान करें। देखिए इसमें सिंपल सा है कि कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें यही दिया गया है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। जैसे मान के चलिए कि शिक्षक जो है बच्चों को डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है। अब वो सोचे कि मैं बच्चों को और बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँ, तो वो एक नई चीज़ का इस्तेमाल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया ना। आप देखिए कि पहले समय में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता, पहले समय में कैसे पढ़ाया जाता था? ब्लैक बोर्ड पे। आज के समय में कंप्यूटर है, इंटरनेट है ना, यूट्यूब है सबसे बड़ा सारा। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो गया ना इससे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शिक्षण सहायक छात्रों का समय बचाते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो छात्रों का समय बचाते हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि अगर आप कोई भी लेक्चर देखोगे, आपको वो पढ़ने के लिए आपको एक दिन का समय लगेगा। अगर आप वही लेक्चर की आप वीडियो देख लो, तो आपको वो 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे में आपका सारा काम जो हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपका समय बच गया। यानी कि कौन सा समय है? आजकल का जो समय है वो स्मार्ट वर्क का समय है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ठोस अनुभव और वास्तविक प्रदर्शन आदि को देखकर छात्रों को विचारों, सूचनाओं, तथ्यों और सिद्धांतों की स्पष्ट अवधारणा है। देखिए इसमें क्या, ठोस अनुभव, ऐसा अनुभव जो बिल्कुल पक्का हो। ठीक है, वास्तविक प्रदर्शन आदि को देखे। अब आप देखिए कि अगर आपको कोई चीज़ समझानी है, कोई चीज़ दिखानी, जैसे हिस्ट्री की, अगर आपको कोई इतिहास की आपको कोई चीज़ समझानी है, तो अगर उसके ऊपर अगर आप कोई मूवी देख लेते हो, कोई फिल्म देख लेते हो, तो आपको उसका हर कैरेक्टर का नाम याद हो जाएगा तकरीबन। ठीक है, आपको सारी स्टोरी दिमाग में आ जाएंगी और आपसे वही उसके बारे में सवाल पूछा जाए तो आप फटाफट से जवाब दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या हो गया, इसमें जो अवधारणा क्या होगी? स्पष्ट होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब शिक्षक, ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। मैं आपको ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है, आपको मैं बता देता हूँ कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो क्या है। जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उसे कहा जाता है शिक्षण सहायक उपकरण, जैसे इंग्लिश में टीचिंग एड्स भी कहते हैं। तो क्यों ज़रूरी है? ये लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है, अब इसके प्रकार पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या है इसकी। तो फ्रेंड देखिए, इन दिनों कई सहायक सामग्री उपलब्ध है, इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। आप देखिए कि शिक्षण, मैंने आपको पहले जैसे पिछली वीडियो में बताया कि शिक्षण होता क्या है कि शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या होता है? शिक्षण। यानी कि जब शिक्षक शिक्षण के लिए उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उसे कहते हैं शिक्षण सहायक उपकरण या सामग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये प्रकार क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तो है दृश्य सहायक सामग्री जिसे कहते हैं विजुअल एड्स, ऑडियो सहायक सामग्री जिसे कहते हैं हम, जिसे हिंदी में श्रवण सहायक सामग्री भी कहते हैं, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑडियो एड्स, जिसे नंबर 3 पे है ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री या ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है फ्रेंड्स, दृश्य में क्या होता है? चीज़ें दिखाई देती हैं। ऑडियो में जो चीज़ें
सुनाई देती हैं। ऑडियो विजुअल में दोनों में चीज़ें दिखाई भी देती हैं, सुनाई भी देती हैं। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये शिक्षक शिक्षण में इस्तेमाल करता है। देखिए, ऑडियो और विजुअल एड्स का स्थायी सीखने को प्रदान करने पर काफ़ी प्रभाव और महत्व है। अधिक सीखने की गतिविधि 5 इंद्रियों को संबोधित करती है। जितना अधिक सीखने की घटना प्रभावी और स्थायी हो जाती है, उतना भूल कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कि ऑडियो विजुअल जो ऐड है वो स्थायी सीखना, यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑडियो विजुअल ऐड, जैसे हम ऑडियो विजुअल एड्स में सामग्री में क्या है कि जो हम चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि चीज़ें हमें स्थायी रूप से सीखने के काम आती है। इनकी एक बार चीज़ को पढ़ लिया वो हमें कभी भूलती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 5 इंद्रियों को संबोधित किया जाता है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, तो जितना अधिक सीखने की घटना प्रभावी और स्थायी हो जाती है, उतना भूल कम हो जाती है। इनकी इसमें क्या है कि चीज़ें हमें प्रभावी रूप से स्थायी रूप से याद होती हैं और भूल कम होती है। इनकी चीज़ें हमें कम ही भूलती हैं जब हम चीज़ों को देखते और सुनते हैं। आप फ़र्ज़ करिए आप कोई पिक्चर देख के आए तो आपको वो काफ़ी हद तक समझ में, जैसे वो काफ़ी हद तक याद रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास विश्वविद्यालय में किए गए एक शोध के कारण जब एक कारक स्थिर हो जाता है तो याद रखना निम्नलिखित के रूप में प्रतिशत द्वारा पाया गया था इंसान को याद रखना। देखिए, इसमें क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो अमेरिका है, वहाँ पे जो टेक्सास विश्वविद्यालय है, वहाँ पे एक शोध किया गया था, जिसमें ये शोध किया गया था कि इंसान कैसे कैसे चीज़ों को कैसे कैसे याद रखता है। ठीक है, यहाँ पे इंसान के याद रखने की प्रवृत्ति को बताया गया है। यानी कि जो अमेरिका का टेक्सास विश्वविद्यालय में, वहाँ पे इंसान के ऊपर शोध हुआ था कि उसे किस कारण से कितना याद रहता है। आइए चलिए देखते हैं। वहाँ पे ये एक शोध किया गया था कि 10% जो पढ़ते हैं, यानी कि टेक्सास विश्वविद्यालय ने ये कहा था कि जो इंसान पढ़ता है उसका वो 10% याद रख पाते हैं। यानी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हो तो आपको उसका सिर्फ 10% ही याद रहेगा, 10%। ठीक है, 20% उन्होंने सुना, यानी कि जो इंसान ने सुना। ठीक है, जो इंसान जो सुनता है उसका वो 20% याद रख पाता है, पढ़ता 10% और जो सुनता है वो 20%। और 30% जो देखा है, आप कोई भी चीज़ देखते हो आपको वो पूरी याद नहीं रहेगी, आपको वो 30% ही याद रहेगी। आप कोई फिल्म देख के आइए, आपको सारी चीज़ें ऐसे याद रहेंगी, आपको सिर्फ 30% ही याद रहती हैं। आप मेरी वीडियो देखो, कोई भी वीडियो देखो, आपको 30% ही याद रहेंगी। 50% यानी कि जो इंसान ने देखा और सुना, यानी कि जब इंसान देखता और सुनता है तो उसे चीज़ें सिर्फ 50% ही याद रहती हैं। देखिए, 70% जो कहा, इंसान जो कुछ कहता है उसका सिर्फ वो 70% ही याद रख पाता है। आप किसी को कोई बात बताओ तो आपको खुद को सिर्फ 70% ही याद रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप किससे लंबी बातचीत करते हो, जैसे मान के चलिए आपने किसी से फ़ोन पे बात की तो आप उसको पूरी नहीं बता पाओगे। आप किसी को समझाना हो तो आप उसको 70% ही क्लैरिफाई कर पाओगे। 90% उन्होंने किया और कहा, जो आप करते हो जो आप कहते हो उसका आपको 90% यानी कि 90% याद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब कर रहे हो, जैसे आप मान के चलिए आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, जैसे आप कुछ मतलब कि किसी को कुछ कह रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको वो 90% याद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं, अभी हमने जो ऊपर देखी थी 3 प्रकार के जो सामग्री थी, जो एड्स थी, ठीक है, उसको हम जानते हैं। देखिए, दृश्य सामग्री या विजुअल एड्स। देखिए, जो सामग्री दृष्टि की इंद्रियों का उपयोग करते हैं उन्हें दृष्टि सामग्री कहा जाता है। थोड़ी सी शुद्ध हिंदी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यानी कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं उन्हें कहते हैं दृश्य सामग्री। उदाहरण के लिए वास्तविक वस्तुएं, ठीक है, जो आपके सामने रियल थिंग्स हैं, जो वास्तविक वस्तुएं हैं, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, उसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे आती है? दृश्य सामग्री में। मॉडल, चार्ट, चित्र चार्ट, नक्शे, चॉकबोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स। ठीक है, ये क्या है? ये सारी विजुअल सामग्री है। आप जैसे स्लाइड्स को देखोगे, जैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई काम करो, आप स्लाइड्स देखोगे। ठीक है, ये क्या है? या ये विजुअल सामग्री में आती है। ठीक है, जो चीज़ें आप देख सकते हो, चॉकबोर्ड हो गया, ठीक है, ये क्या है? ये सामग्री, ये दृश्य सामग्री है ना।
इनमें से ब्लैक बोर्ड और चॉक सबसे आम है। आप देखिए जो आप टीचर कक्षा में लिखता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर चॉक से, वो नॉर्मल सी बात है, वो विजुअल सामग्री है, यानी कि जिसे आप देखते हो। नेक्स्ट है ऑडियो एड्स या श्रवण सामग्री, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रवण सामग्री या ऑडियो एड्स या ऑडियो सामग्री। देखिए वे एड्स जिनमें सुनने की भावना शामिल होती है उन्हें ऑडियो एड्स कहा जाता है। जैसे मतलब कि जिसमें चीज़ें सुनाई देती हैं वो होती है ऑडियो एड्स। उदाहरण के लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, इसमें आप चीज़ें आपको सुनाई देंगी, दिखाई नहीं देंगी। ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए कि ये किस एड्स में आते हैं। ठीक है, आपको इसमें आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए वे एड्स जिनमें श्रवण के साथ साथ, यानी कि जिसमें श्रवण होता है सुनना, जिसमें सुनने के साथ साथ दृष्टि की भी भावना शामिल हो, जिसमें यानी कि चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, सुनाई भी दे रही हैं, उन्हें कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो विजुअल सामग्री, या जिसे हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहते हैं श्रवण दृष्टि सामग्री। उदाहरण के लिए टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, सुनाई भी दे रही हैं। अभी ये वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको ये दिखाई भी दे रही है, आपको सुनाई भी दे रही है। सामग्री का उपयोग करेगा पढ़ाने के समय, तो वो कई तरह की हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया ना, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण सहायक उदाहरण क्या है कि जब शिक्षक पढ़ाने के समय किसी शिक्षक शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करता है तो उसे बोलते हैं शिक्षण सहायक। ठीक है, जिसे शिक्षण सहायक उदाहरण चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए इस प्रस्तुति में इनकी चॉक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी चॉक बोर्ड जो जैसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, वाइट बोर्ड जो आजकल वाइट बोर्ड है जिसके ऊपर मार्कर्स लगते हैं, फ्लिप चार्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, पारदर्शिता, पावर पॉइंट, डाटा प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो टेप्स, सीडी या पॉडकास्ट। ठीक है फ्रेंड, ये 7 तरह के यहाँ पे शिक्षण सहायक उदाहरण आपको यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स देखिए कई तरह के ये हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को जो ज़रूरी लगे थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो आइए 1 बाय 1 करके एक ही करके सभी को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहला था चॉक बोर्ड या वाइट बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, रंगीन चौक और मार्कर प्रस्तुति को बढ़ाता है। यानी कि अगर आप चॉक बोर्ड पर लिखने जा रहे हो, जिसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, अगर आप वहाँ पे लिखने जा रहे हो तो आपको रंगीन चौक और वाइट बोर्ड पर लिखने जा रहे हो तो आपको रंगीन मार्कर। ठीक है, ये यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, प्रस्तुति बढ़ जाएगी। अब आप ये देखिए कि अगर आप वाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड पर लिखने जा रहे हो, अगर आप रंगीन चौक या मार्कर का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आप पढ़ा रहे हो, जो शिक्षक ये पढ़ाएगा, तो वो बहुत निखर के आएगा, उसकी प्रस्तुति बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, रिकॉर्डर के रूप में छात्रों का उपयोग भागीदारी और मुक्त प्रशिक्षक के हाथों को बढ़ा सकता है। देखिए इसमें क्या है कि रिकॉर्डर के रूप में छात्रों का, देखिए इसमें क्या है कि जो छात्र है वो सक्रिय रूप से भागीदारी लेंगे इसमें। अगर टीचर पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, तो छात्र क्या है इसमें अच्छी तरीके से भागीदारी लेंगे, यानी कि अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो उससे क्या होगा कि जो शिक्षक है, देखिए अगर शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, बच्चे अपनी अच्छी भागीदारी दे रहे हैं, तो शिक्षक को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो वो और बढ़िया से पढ़ाएगा। भरोसेमंद प्रारूप को प्रस्तुति का समर्थन करना चाहिए। देखिए ये क्या है, भरोसेमंद प्रारूप है ना, इसमें क्या है कि आपको सिर्फ एक वाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड चाहिए, साथ में क्या है आपको एक मार्कर चाहिए, तो उसे आप अच्छे से टीचर जो है वो पढ़ा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लगातार तनाव से बचाना चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, अब देखिए कि जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो जो जी पढ़ाएगा तो वो सारी की सारी ये नहीं, अगर मान लीजिए वो किताब से पढ़ा रहा है, वो किताब पूरी थोड़ी लिख देगा वहाँ पे, है ना। वो क्या करेगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट बिंदु या महत्वपूर्ण पॉइंट ही वहाँ पे लिखेगा, तो जिससे क्या होगा कि बच्चे इसको समझेंगे। अब देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु जो लिख दिए गए हैं, तो अगर उसको महत्वपूर्ण बिंदु लिखते जाएं साथ में बीच बीच में उसको एकदम से मिक्स कर दें, तो उससे क्या होगा, तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो कहने का बात यह है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे लिखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उतना ही लिखना चाहिए जितना के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु सब कुछ लिख दें तो शिक्षक का पढ़ाया हुआ बच्चों को इतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर शिक्षक वाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड पर लिख रहा है तो उसको महत्वपूर्ण बिंदु को लिखना है, उतना ही लिखना है जितना कि काम में है। ठीक है, तो इसके लाभ क्या है, देखिए कोई उन्नत तैयारी की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कि आपको, यानी कि जो शिक्षक है
उसको इसके लिए कोई अच्छी तैयारी के लिए वो नहीं है कि आपको हाँ अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए चौक लिखने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिवाय एक जटिल तालिका चार्ट और एक प्रदर्शित करते समय। देखिए इसमें क्या है कि अगर शिक्षक को देखिए पहले तो कोई उन्हें तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे कोई तालिका बनानी है, कोई चार्ट या कोई आरेख प्रदर्शित करते समय उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो शिक्षक है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट तो लिख सकता है, अगर उसे कोई तालिका बनानी पड़े तो वो उसको बहुत ही केयरफुल तरीके से बनानी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी बिजली पर निर्भर नहीं है। अब देखिए कि वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ऐसा है कि यहाँ पे शिक्षक को बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर जहाँ पे लाइट ना हो, बिजली की व्यवस्था ना हो, तो वहाँ पे भी शिक्षक आराम से ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे पढ़ा सकता है। छात्रों द्वारा समस्या समाधान आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए कि जो छात्रों द्वारा समस्या समाधान, ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी छात्रों को कोई प्रॉब्लम है, मान के चलिए क्लास में 50 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उनको समस्या आ रही है पढ़ने में, तो उनके समाधान कैसा होगा, जब शिक्षक उनको जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर या वाइट बोर्ड के ऊपर लिख के बताएगा, जिससे क्या है कि उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वही शिक्षक एक ही की कॉपी में जाकर समझाए तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे अगर ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे क्या होगा, तो छात्रों की समस्या का जल्दी से जल्दी हल हो पाएगा। अब नुकसान क्या है, देखिए हर एक चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों है। तो फ्रेंड्स देखिए नुकसान क्या है इसके, यदि आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है तो ये समय लेने वाली है, यानी कि अगर शिक्षक कुछ पढ़ाने जा रहा है तो उसको काफ़ी कुछ पढ़ाना है तो ये बहुत समय लेगा, तो बच्चे भी लिखते लिखते इसमें थक जाएंगे। ठीक है, तो लिखावट को पढ़ना मुश्किल हो सकता है। देखिए अगर शिक्षक कुछ लिख रहा है तो उसको लिखावट यहाँ पे उसकी अगर बच्चों को ना समझ आए तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किताबों का पढ़ा हुआ सब पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। देखिए शिक्षक की पीठ को छात्रों की तरफ होना, इनकी शिक्षक की जो शिक्षक की पीठ है वो छात्रों की तरफ होती है, इनकी जब शिक्षक लिखता है तो उसकी पीठ है जो छात्रों की तरफ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिक्षक द्वारा मिटाए गए विषय पर वापस नहीं जा सकते, यानी कि जब शिक्षक ने कुछ विषय लिख दिया है तो अगर वो उस विषय को मिटा के अगला विषय लिखता है तो पुराने विषय वापस नहीं जाया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्लिप चार्ट। देखिए फ्लिप चार्ट में क्या है, अगर बिजली अनुपलब्ध है, फ्लिप चार्ट में क्या होता है कि अगर बिजली यहाँ पे हो ही ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्लिप चार्ट आएगा। फ्लिप चार्ट में फ्रेंड्स कुछ नहीं है, एक स्टैंड बना होता है जहाँ पे वो वाइट पेपर होता है जिसके ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं टीचर। ठीक है, तो छात्रों फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि छात्रों को समूह रिपोर्टों को चित्रित करने में सक्षम बनाने के लिए, इनकी जो छात्रों की जो समूह रिपोर्ट है, आप देखिए कि जब छात्रों को कुछ अच्छे से पढ़ाना है, कुछ समूह में पढ़ाना है, ग्रुप में पढ़ाना है, तो उसको यहाँ पे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिनकी जैसे आप देखिए कि कुछ फ़ोटोज़ वगैरह कुछ काफ़ी कुछ चित्रों द्वारा पढ़ाना है तो यहाँ पे ये फ्लिप चार्ट काम में आता है। छात्रों द्वारा बनाए गए अंकों का लिखित रिकॉर्ड प्रदान करना। ठीक है, ये छात्रों द्वारा बनाए गए, जो छात्रों ने इनकी कुछ प्रेजेंटेशन दी है तो यहाँ पे क्या है कि जो अंक है उसका लिखित रिकॉर्ड प्रदान करना है यहाँ पे। ठीक है, कि किसके कितने कितने मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है फ्लिप चार्ट का उपयोग करने के लिए सुझाव। अब इसका प्रयोग कैसे करें, देखिए कमरे और उपकरणों की पहले से जांच कर लें, यानी कि फ्लिप चार्ट का अगर इस्तेमाल करना है तो पहले कमरे की कितनी गैदरिंग है, कितने बच्चे वहाँ पे आ सकते हैं, तो उपकरणों की जांच, यानी कि जो पढ़ाने के लिए उपकरण काम में आए हैं पहले क्या वो सही है, क्या वो पर्याप्त है। पहले से महत्वपूर्ण पृष्ठों को लिखें, यानी कि जो महत्वपूर्ण पृष्ठ, यानी कि जो शिक्षक ने महत्वपूर्ण पृष्ठ पढ़ाने हैं तो पहले उसको लिखा जाना चाहिए। एक पृष्ठ पर बहुत ज़्यादा मत लिखें, यानी कि जो एक पेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा ऐसे। पेन का एक संग्रह ले लो और जांच करें कि वे बाहर से सूख नहीं जाएं, यानी कि जो पेन है, पेन का संग्रह, मतलब कि एक पेन नहीं, आपको थोड़े से ज़्यादा पेन रखने हैं कि ताकि अगर एक पेन ना चले तो बाकी पेन चल जाए। तो और ये जांच रखना है कि वो उसकी इंक सूख ना जाए। ठीक है, ये ना हो कि प्रेजेंटेशन देते वक्त वो पेन आपके चले ही ना, है ना। तो लाभ क्या है, देखिए सस्ते कागज़ से बनाया जा सकता है, इनकी जो फ्लिप चार्ट है वो सस्ते कागज़ से बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई महंगा कागज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। उचित रूप से पोर्टेबल, यानी कि इसे कहीं भी, पोर्टेबल का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जाया जा सकता है। आप यानी कि फ्लिप चार्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से रख सकते हो। ठीक है, बचाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स,
इससे समय भी बचाया जा सकता है, इसमें बच्चों को अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है भरोसेमंद। देखिए ये भरोसेमंद है क्यों, क्योंकि देखिए अगर कोई प्रेजेंटेशन हम किसी प्रोजेक्टर या लैपटॉप पे देते हैं तो बाई चांस अगर लाइट चली जाए, बिजली की व्यवस्था हो ना, तो वहाँ पे क्या है, जो पढ़ाने का काम है वो अधूरा रह जाएगा। इसमें क्या है कि अगर बिजली अनुपलब्ध है तब भी कोई बात नहीं है, तो इसमें काम जो पूरा हो जाएगा। ठीक है, सहजता को प्रोत्साहित करें, इसमें क्या है, सहजता। ठीक है, इसमें क्या है कि सहज तरीके से टीचर द्वारा पढ़ाना और सहज तरीके से बच्चों द्वारा पढ़ना इसको प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो आसानी से इसको पढ़ लेते हैं। कमरे की बत्तियां चालू रहे, देखिए ये जो है फ्लिप चार्ट, ये जो कमरे की लाइट है वहाँ पे इसको लाइटें जगा के रखनी पड़ती हैं, बत्तियां चालू रखनी पड़ती हैं, तभी ये अच्छे से दिख पाते हैं। नुकसान क्या है, देखिए सीमित लेखन स्थान। आप एक जो फ्लिप चार्ट है वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है फ्रेंड्स, बदलाव नहीं, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ लिख दी है तो वो हटाई नहीं जा सकती। ठीक है, दर्शकों के लिए प्रशिक्षक की भीड़। अगर जो दर्शक मतलब कि जो छात्र है उस पर क्या है, प्रशिक्षक की भीड़, यानी कि वो कुछ लिखेगा तो शिक्षक की भीड़ दिखाई देगी उनको, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। कमरे और दर्शकों के आकार पर सीमाएं, यानी कि इसमें जो फ्लिप चार्ट के जरिए पढ़ाना होता है तो वहाँ पे जो कमरे का आकार है वो भी वो भी ठीक ठाक रखना पड़ता है। दर्शकों का भी या छात्रों को भी कम रखना होता है, यानी कि इसमें उतने ही छात्र या उतनी ही गैलरी रखनी पड़ती है जितना कि बच्चों को समझ में आए, जैसे कि 15 से 20 बच्चे या छोटा सा कमरा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ओवरहेड प्रोजेक्टर तो या पारदर्शिता। देखिए अब इसका उपयोग कैसे करें, देखिए हाथ कंप्यूटर, मुद्रण प्रिंटर या फोटोकॉपियर द्वारा समय से पहले जटिल पारदर्शिता तैयार करें। यानी कि इसमें क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में यह है कि अगर कंप्यूटर या प्रिंटर फोटोकॉपी या हाथ से कुछ भी आप बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो पहले उसको अच्छे से बनाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर प्रेजेंटेशन देनी है यहाँ पे शिक्षक को तो पहले से तैयार करना होता है कि क्या क्या पढ़ाना है, कितना कितना पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान के चलिए कि कुछ पढ़ाना है तो वहाँ पे पहले आपको स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, शिक्षक को स्लाइड बनानी पड़ेंगी, कितना कितना पढ़ाना है, ऐसे क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए कि क्रम में व्यवस्थित, यानी कि जैसे आप कोई चीज़ पढ़ाओगे या शिक्षक कोई चीज़ पढ़ाएगा पहले क्रम में व्यवस्थित करेगा। जैसे मान के चलिए हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा है तो पहले वो एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे। ठीक है, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, फिर आधुनिक इतिहास। नेक्स्ट है दर्शकों को देखने के लिए तैयार होने तक अवांछित भागों को कवर करें। ठीक है, इनकी अवांछित भाग जो है, इनकी जो इतने कवर नहीं हुए हैं, जो अवांछित भाग है, जो इनकी थोड़े से मुश्किल वर्ड्स हैं, उसको कवर करना है। दर्शकों को पढ़ने, दर्शक का मतलब कि स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे छात्रों को पढ़ने या दर्शकों को पढ़ने, नोट्स लेने आदि के लिए लंबे समय तक छोड़ दें। यानी कि अगर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, यानी कि प्रोजेक्टर पे मान के चलिए कि प्रोजेक्टर के ऊपर होता है फ्रेंड्स, ऐसे प्रोजेक्टर ऐसा होता है कि स्मार्ट रूम जिसे बोलते हैं आजकल, एक कमरे में क्या होता है कि जैसे किसी थिएटर में फिल्म चलती है वहाँ पे प्रोजेक्टर से लाइट पड़ती है ना पर्दे के ऊपर, वैसे ही सेम एक कमरे में अंधेरा करके वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जैसे ही लाइट पड़ती है वाइट बोर्ड या पर्दे पर, जिससे क्या होता है कि जो नोट्स, जो स्लाइड्स वहाँ पे दिखाई देती हैं तो बच्चों को वो लिखना होता है। अब मान के चलिए कि कितना कुछ लिखा है तो बच्चों को साथ साथ वो लिखना होता है जिसमें काफ़ी समय लगता है। तो इसमें क्या होता है कि उनको पढ़ने के लिए, नोट्स लेने के लिए लंबे समय तक छोड़ दें। ठीक है, किताब की वो जो स्लाइड उनको दिखाई दे रही है वो अच्छे से उसको लिख लें। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा, इसमें लिखा नहीं है, आपको बता दूं कि इसमें जो जो टीचर है उसको लिखना नहीं पड़ता। दूसरी बात, उसके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाईलाइट, देखिए इसमें क्या है, हाईलाइट होता है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको हाईलाइट किया जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों को शामिल करें। इसमें छात्रों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जब शिक्षक कोई ओवरहेड प्रोजेक्टर में पढ़ा रहा है तो बच्चों को इसमें क्या है कि शामिल होना ज़रूरी है, कि ताकि बच्चे इसमें से सवाल करें, शिक्षक उसका जवाब दे। ठीक है, फोकस प्रोजेक्टर का फोकस हो। फोकस का मतलब ये है कि सामने जो वाइट स्क्रीन है या वाइट जो बोर्ड है वहाँ पे अगर प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो फोकस होना चाहिए, यानी कि उसकी लाइट ऐसे पड़नी चाहिए कि उस पर जो फ़ोटो है या प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, सुनिश्चित करें कि आकार पठनीय होने के लिए पर्याप्त बड़ा है, यानी कि सुनिश्चित ये करना चाहिए कि शिक्षक जो पढ़ाने जा रहा है
तो वहाँ पे जो स्लाइड्स में जैसे वो पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं, जो फ़ोटो दिखाई दे रही है, वो साइज़ में इतनी चाहिए कि बच्चे उसको आसानी से पढ़ पाएँ। ये ना हो कि बिल्कुल बारीक सा लिखा हो तो किसी को समझ में ना आए। ठीक है। सहज जोड़ के लिए गैर स्थायी पेन का उपयोग करें। सहज जोड़ मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कि शिक्षक ने किसी को कुछ पढ़ा रहा है तो वहाँ पे कुछ डेट लिखी हुई है, किसी का नाम लिखा है, अब किसको बीच में दिखाई नहीं दे रही। ठीक है। तो शिक्षक क्या करेगा, उस नाम को या उस डेट को, क्या उस तिथि को, उस डेट को क्या करेगा, उसको वो मार्कर से सर्कल कर देगा कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। ठीक है। विभिन्न रंगों के साथ साथ स्थायी भागों को हाईलाइट करें। यानी कि अगर स्थायी भाग ये होते हैं कि जैसे बच्चों को किसी जगह की डेट, किसी का नाम, ठीक है, कुछ भी ये करना हो तो वहाँ पे विभिन्न रंगों के जो पेन है उसका इस्तेमाल करना हो, विभिन्न रंगों के मार्कर का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ताकि बच्चे डिफरेंस ढूंढ सकें। कंप्यूटर पर बनाएं। देखिए जो स्लाइड्स हैं वो कंप्यूटर पर बनानी चाहिए, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं। ठीक है। क्लिप आर्ट या अन्य ग्राफिक्स का उपयोग करें। आप देखिए कि जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो कार्टून की मदद ली जाती है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे क्लिप आर्ट हो गया, इमोजीज हो गए, अन्य ग्राफिक्स का इस्तेमाल करें कि जिससे बच्चे आसानी से पढ़ पाएँ। स्क्रीन से दूर सही लंबाई पर मशीन सेट करें। अब देखिए कि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, आप देखिए कि जब थिएटर में देखने जाते हो फिल्म तो कितना बड़ा हॉल होता है, सामने स्क्रीन है, पीछे से जो प्रोजेक्टर है उसकी लाइट बहुत पीछे से पड़ती है, क्योंकि उसका फोकस जितना पीछे से होगा उसका वो उतना ही अच्छे से आपको क्लियर में नज़र आएगा। तो ये रखना है कि इतनी दूरी पे हो कि उसके पिक्सल भी ना फटे, तो वो अच्छे से दिखाई भी दे। ठीक है। पूर्ण टाइप किए गए पृष्ठ केवल बुलेट या आउटलाइन प्रकार का उपयोग ना करें। देखिए पूर्ण टाइप किए गए पृष्ठ, यानी कि जो पूर्ण टाइप के, देखिए कि जैसे यहाँ पे आप कोई बुक पढ़ी है, वहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ लिखी होती है ना। जैसे आप पूरी बुक देखिए, एक पेज देख लीजिए, वहाँ पे कितना बारीक बारीक सा लिखा होता है, तो वहाँ पे ऐसे नहीं, वहाँ पे पढ़ाना होता उस किताब में से। ठीक है। उस पेज में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लिख के पढ़ाने होते हैं। अब आप मान के चलिए जो अखबार होती है, अखबार का एक पेज वहाँ पे दिखा दें तो बहुत बारीक लिखा हो तो किसी को समझ में नहीं आएगा। उसी अखबार की अगर हाईलाइट वहाँ पे पढ़ाई जाए, प्रेजेंटेशन बना के पढ़ाई जाए, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, विचलित ना होने पर पंखे, लाइट आदि का प्रयोग ना करें। ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कई बार पढ़ाने के समय कुछ बार कोई थोड़ी सी बीच में गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि आप देखिए कि अगर हेड प्रोजेक्टर में पढ़ा रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि उसका फोकस नहीं बन पाता, तो तब भी लाइट और पंखे का उपयोग नहीं करना पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे लाइट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर लाइट जला के दिखाएंगे तो कुछ समय में नहीं आएगा। ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा। अब इसके लाभ क्या है, ध्यान लगना। देखिए इसमें क्या है कि ध्यान लगाना जरूरी है। ध्यान क्यों लगाया जाता है, अब आप देखिए कि अंधेरा क्यों किया जाता है, कि ताकि बच्चों का फोकस भी वहाँ पे रहे। ठीक है, ध्यान लगाना जरूरी है। अपेक्षाकृत सस्ता, ये थोड़ा सा सस्ता है बाकियों से। तैयार करने में आसान, इसमें तैयार करने में आसान होती है। ठीक है, यानी कि जब इसमें काफ़ी समय बचता है प्रशिक्षक को। देखिए पहली बात तो अगर जो शिक्षक है अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेगा वही चीज़ को, तो उसको समय काफ़ी लगेगा और उसके स्पेलिंग मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। अगर वो कंप्यूटर पे बना के प्रेजेंटेशन को वहाँ पे पेश कर दे तो उसको लिखना भी नहीं पड़ेगा और उसके स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होंगे, तो इसको काफ़ी आसानी हो जाएगी। प्रशिक्षक दर्शकों का सामना कर सकता है, जिसमें इसमें देखिए पहले क्या होता है कि जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो उसकी पीठ दिखाई देगी। अब यहाँ पे वो दर्शक को, यानी कि जो छात्र को आसानी से देख सकता है सामने। ठीक है। स्थायी और गैर स्थायी, ये स्थायी और गैर स्थायी दोनों है। आप इसे एक जगह पे फिक्स भी कर सकते हो ओवरऑल प्रोजेक्टर को, और फिक्स नहीं भी कर सकते। ठीक है। उचित रूप से पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है। कभी कभी कमरे की बत्तियाँ छोड़ सकते हैं, यानी कि अगर आपको पूरा अंधेरा नहीं करना तो आप 1-2 लाइट जगह जला सकते हो। काफ़ी विश्वसनीय मशीनरी, तो विश्वसनीय इसलिए है क्योंकि आजकल स्मार्ट क्लास में इसका प्रयोग हो रहा है स्कूलों कॉलेजों में। आपको अपनी सभी स्लाइड पहले से तैयार करने की अनुमति देता है, यानी कि इसमें क्या है कि सॉरी यहाँ ये रह गया, बात करते समय लिख सकते हैं, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो छात्रों को दिखाई दे रहा है वो अपने साथी सहपाठी से इसका डिस्कशन करते हुए उसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लिखा हुआ मिटेगा नहीं, तो वो लिख सकते हैं। आपको अपनी सभी स्लाइड पहले से तैयार करने की अनुमति देता है। इसमें क्या है कि जो
अगर शिक्षक या आप कुछ भी आप अगर इसको तैयार करने जा रहे हो तो आपको अपने सभी स्लाइड पहले से तैयार करने की अनुमति देता है। ये नहीं होता, देखिए ऐसा होता है ना कि क्लास में अगर शिक्षक कोई ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए तो उसको सोच सोच के लिखना पड़ता है ना। तो इसमें अगर वो पहले से ही अपनी स्लाइड बना ले, लेसन तैयार कर ले, तो वो ये ऐसे कर सकता है। तो इसमें आप जो पढ़ाने जा रहे हो इसको आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। विशेष रूप से जटिल चित्र, चार्ट और चित्र के लिए अनुकूल है। अब देखिए कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई चार्ट नहीं बनाया जा सकता, कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता, कोई ठीक है कुछ भी जो जटिल से जटिल चित्र नहीं बनाया जा सकता, वहाँ पे बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो वही चित्र अगर आप यहाँ पे दिखाना हो तो वो आसानी से कंप्यूटर में आप बना के या कहीं से फ़ोटो को लेके तो वहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये आसानी से हो सकता है। दर्शकों को अपनी पीठ नहीं मोड़नी है, यानी कि दर्शकों को बार बार पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता या ऐसे कुछ नहीं है, बस सामने जो दिखाई दे रहा है इसको वही करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, नुकसान क्या है, देखिए हर एक चीज़ के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ाई के भी फ़ायदे नुकसान है, ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत नुकसान है। दिन में 20 घंटा 22 घंटा पढ़ा तो नुकसान है, तो उतना ही पढ़े जितना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो बिल्कुल है। ठीक है फ्रेंड्स, नुकसान क्या, देखिए उपकरण की आवश्यकता है। देखिए आपको ये करने के लिए यानी कि प्रोजेक्टर के लिए आपको ज़रूरत है, यानी कि अगर आपको स्लाइड्स पे दिखाना है तो आपको पहले इसके लिए उपकरण की आवश्यकता है। उपकरण और समस्या निवारण का उपयोग करना जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, बल्लभ आदि बलदान, इसमें क्या है, देखिए अगर कोई उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अगर आप या शिक्षक कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहा है तो वहाँ पे जो उपकरण है अगर उसमें कोई समस्या हो जाए तो उसको समस्या का निवारण आना चाहिए। यानी कि अगर बल्ब जो उसमें लगा होता है जो प्रोजेक्टर की किरणों से चित्र को दर्शाता है, तो अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको बदलना आना चाहिए। ठीक है, कमरे और दर्शकों के आकार पर सीमाएँ, ये नहीं कि बहुत बड़ा हॉल कर दिया तो इतना ही है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोजेक्टर है वो कितना है। ठीक है, उसकी पावर कितनी है, तो उस हिसाब से आपको कमरे और छात्रों की सीमाओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, शोर हो सकता है, देखिए इसमें शोर भी हो सकता है, जैसे कि आप देखिए प्रोजेक्टर के चलाते तो वो आवाज़ करने लगता है कई बार। ठीक है, आदेश से बाहर पारदर्शिता के समूह को छोड़ सकते हैं। इसमें क्या है कि देखिए आदेश से बाहर पारदर्शिता, इसमें ये है कि देखिए अगर आपकी स्क्रीन का साइज़ छोटा है, प्रोजेक्टर की जो किरणें वो लंबी है, तो आधी चीज़ आपको बाहर दिखाई देगी। ठीक है, पूरी पर्दे पे दिखाई नहीं देंगी। एक ख़राब बल्ब या बिजली की विफलता आपकी सारी मेहनत ख़राब कर सकती है। देखिए अगर बिजली की विफलता यानी कि लाइट बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, बिजली आ रही है जा रही है ना, या बल्ब ख़राब हो रहा है, तो आपकी सारी मेहनत जितनी भी आप अच्छे से पढ़ाने जा रहे हो वो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। छवि गुणवत्ता भी की समस्या हो सकती है। छवि गुणवत्ता क्या है, देखिए कि कोई शिक्षक पढ़ाने जा रहा है तो उसको वो चलाना ना आए प्रोजेक्टर, है ना, कुछ खराबी हो जाए तो वह छवि गुणवत्ता भी समस्या हो सकती है। प्रोजेक्टर प्लेट पर पारदर्शिता में हेरफेर करने के लिए भटकाव हो सकता है। प्रोजेक्टर प्लेट पर पारदर्शिता, ठीक है, यानी कि अगर आप प्रोजेक्टर प्लेट जो पारदर्शिता है उसमें अगर लेंस चेंज कर दिया जाए, कुछ भी चेंज कर दिया जाए तो भटकाव हो सकता है ना। यानी कि ये मान के चले कि प्रोजेक्टर की जो प्लेट है उसके ऊपर कुछ चिपक जाए, कुछ भी हो जाए तो वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। होता है ना ऐसे कि जैसे थिएटर में मूवी भी देखने बैठो कि अगर कुछ बंदे ऐसे खड़े हो जाते हैं तो उनका जो सिर है, जो हेड है, वो स्क्रीन पे भी दिखाई देता है ऐसे। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रस्तुतियाँ। देखिए पावर पॉइंट प्रस्तुति क्या है कि पावर पॉइंट पहली बात तो बनता कहाँ पे, कंप्यूटर में। ठीक है फ्रेंड्स, आप जितनी भी स्लाइड्स देखते हो वीडियो में यूट्यूब पे वो सब तकरीबन वो पावर पॉइंट पे बनाई जाती हैं। बराबर उपयोग कैसे करें, देखिए सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्टर केंद्रित है। पहली बात तो यह है कि जैसे आप पावर पॉइंट पे प्रस्तुति देने जा रहे हो तो ये सुनिश्चित करना होता है कि ये प्रोजेक्टर केंद्रित है, यानी कि जो उस पर चलाई जा सकती है कि नहीं प्रोजेक्टर पे। कार्रवाई स्लाइड की तुलना में शब्द स्लाइड को अधिक समय तक छोड़ दें। देखिए कार्रवाई स्लाइड की तुलना होती है ना, जैसे कि आप प्रैक्टिकल कोई चीज़ कोई चित्र दिखा रहे हो, कोई चीज़ दिखा रहे हो, उसकी तुलना में जो शब्द स्लाइड है यानी कि जो लिखा हुआ है उसको अधिक समय तक छोड़ें, क्योंकि बच्चे इसको लिखने में काफ़ी उनको आसानी हो जाती है। अगर आप कोई फ़ोटो दिखाओगे तो वो तो आप आसानी से आगे फॉरवर्ड कर दोगे ना, तो अगर कुछ लिखा हो तो उसको समय तक छोड़ना पड़ता है ताकि बच्चे उसको आसानी से लिख पाएँ। सुदृढ़ करने और उजागर करने के लिए उपयोग करें। पहली बात तो है कि सुदृढ़ करें, ठीक है, उजागर करें कि जो आपने लिखा है, जो आप पढ़ाने जा रहे हो वो सही है। बल्ब समस्या निवारण आदि को बदलना जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, इसको कट कर देना।
बल्ब समस्या निवारण, ये गलत पॉइंट है, 3 पॉइंट है ऊपर के, इसको आप अच्छे से करना, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा बल्ब वाला, तो 3 पॉइंट है ऊपर के। नेक्स्ट है कसाव। देखिए कसाव क्या है इसमें, कंप्यूटर जनित स्लाइड्स के लिए रंगीन पृष्ठभूमि गहरे रंग का उपयोग करें जो कमरे में शानदार हो सकता है। अब देखिए कि जो स्लाइड्स आपको बनानी है, वो जो स्लाइड है उसका रंग क्या है, उसकी जो पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है उसकी वो कैसी होनी चाहिए, वो गहरे रंग की होनी चाहिए। अब आप कोई भी वीडियो देखोगे वहाँ पे आपको देखना कि जो पीछे की जो बैकग्राउंड है वो डार्क होगी, तो लिखा हुआ उस पर जो अलग होगा। यानी कि आप देखिए कि ब्लैक अगर बैकग्राउंड है तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, वाइट रंग से। अगर वाइट जैसे आप ये देखते थे स्क्रीन पे, इसकी जो पीछे की जो बैकग्राउंड है वो है वाइट और लिखा हुआ है ब्लैक में, कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। स्लाइड को सरल रखें। केवल यह जानने के लिए कुछ समय लेना चाहिए कि स्लाइड किस बारे में है। देखिए स्लाइड को बिल्कुल सरल रखें, जो आप इसके ऊपर शब्द लिख रहे हो या कुछ भी है वो बिल्कुल आसान तरीके से होनी चाहिए, ये ना हो कि वह मुश्किल ना हो, ठीक है। उपयुक्त होने पर ग्राफिक्स और चित्र का उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें ग्राफिक या चित्र का उपयोग करना चाहिए तो आप इसमें कर सकते हैं। एक पंक्ति में 7 से 10 शब्द और एक स्लाइड पर 7 से अधिक शब्द नहीं लिखने हैं। यानी कि अगर आप एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है तो इसमें 7 से 10 शब्द नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक स्लाइड पर, यानी कि एक स्लाइड पर जो है 7 से अधिक शब्द नहीं, यानी कि एक स्लाइड पर 7 लाइनें से ज़्यादा, 7 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एक लाइन में 7 से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। छोटे वाक्य और बुलेट सूचियों का उपयोग करें, पूर्ण वाक्य नहीं। यानी कि यहाँ पे पूरे पूरे वाक्य नहीं लिखने, सिर्फ वाक्य को संक्षेप में लिखना है, छोटे वाक्य लिखना है, ठीक है। जैसे आप देखिए कि बुलेट में लिखना है। बुलेट क्या होता है, जो साइड में डॉट बनाया ना, जैसे डॉट के साथ लिखा हुआ है, लाइनों में लिखा हुआ है। अगर इसी को पैराग्राफ बना के दिखा दो तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा इतना, ठीक है। अगर बुलेट में बना के दिखाएं वही चीज़ को तो उनको आसानी से समझ में आ जाता है। पूर्ण स्क्रीन का उपयोग करें, यानी कि जो पावर पॉइंट स्लाइड है उस स्लाइड को पूरा उपयोग करना है, ये नहीं कि आधे में छोड़ दिया। कंप्यूटर जनित स्लाइड के लिए रंगीन बैकग्राउंड गहरे रंग का उपयोग करें जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के कमरे में शानदार हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ना रंगीन बैकग्राउंड रंगीन होनी चाहिए, तो यहाँ पे गहरे रंग का उपयोग होना चाहिए। गहरे रंग मतलब कि डार्क कलर का उपयोग होना चाहिए, जिससे पावर पॉइंट जो है वो शानदार हो सकता है। कमरे में सबसे खराब सीट पर बैठे हो, सुनिश्चित करें कि आप स्लाइड देख सकते हैं। यानी कि पीछे सबसे पीछे वाली सीट, सबसे दाहिने तरफ बाइने तरफ सबसे वो वाली सीट देखें कि जो सबसे खराब लगती है, वहाँ पे बैठ के देखें कि आपको क्या वहाँ पे दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो सबसे ये समझो कि वहाँ पे अगर कोई बैठ के आपकी प्रेजेंटेशन देखे उसको भी समझ में आएगा। स्लाइड प्रोजेक्टर या कंप्यूटर से बाहर निकलने की स्थिति में नोटों का बैकअप लें, ठीक है। नोट्स का बैकअप मतलब नोटों का पहले नोट वो वाले नोट नहीं है, ये नोट्स दूसरे भी नोट्स हैं जिसकी बात कर रहे हैं। यानी कि जो स्लाइड प्रोजेक्टर है या कंप्यूटर है उससे बाहर निकलने के लिए क्या है कि नोट्स का बैकअप लें, ठीक है। होता है ना ऐसे कि जैसे आप कोई यहाँ पे स्लाइड के पे कुछ बता रहे हो, कुछ भी है, फिर आपको उसको पावर ऑफ करना पड़ता है, कोई बटन दबाने होते हैं जिससे वो बंद हो जाए, है ना। तो प्रति स्लाइड एक विचार, यानी कि जो प्रति स्लाइड है एक स्लाइड पे एक ही विचार होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चार्ट और रेखांकन, ठीक है, यानी कि आप इसमें चार्ट भी दिखा सकते हो, रेखांकन भी दिखा सकते हो। प्रति स्लाइड 3 से अधिक रंग नहीं, यानी कि एक स्लाइड पे 3 से अधिक रंग नहीं होना चाहिए। लाभ क्या है देखिए, बड़े कमरे और दर्शकों के लिए अच्छा है। पिछली स्लाइड पर संदर्भ के लिए अनुमति देता है, यानी कि पहले ब्लैक बोर्ड में क्या होता था कि जैसे टीचर जो लिख दिया मिटा दिया तो वापस नहीं जाया जा सकता। इसमें जो पिछली स्लाइड पे बताया गया है, तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं तो अगर आपका पिछली स्लाइड में कुछ रह गया तो आप वहाँ पे वापस जा सकते हो, वहाँ पे उतार सकते हो, ठीक है। नुकसान क्या है, महंगा है। पहली बात तो महंगा है, आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा कंप्यूटर लेना पड़ेगा, फिर आपको उसमें बनानी पड़ेगी। अब जिसके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे बनाएगा। कमरे में कुछ हद तक अंधेरा होना चाहिए, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहाँ पे अंधेरा होना चाहिए। उपकरण और उस उपकरण का ज्ञान, यानी कि आपके पास वो, पहली बात तो आपके पास तो पावर पॉइंट स्लाइड होनी चाहिए, साथ में आपको उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास उपकरण होना चाहिए कि जो आपकी स्लाइड को दिखा सके, यानी कि आपके पास प्रोजेक्टर होना चाहिए। अपेक्षाकृत पोर्टेबल, तो ये पोर्टेबल होना भी ज़रूरी है। अगर पोर्टेबल नहीं हुआ तो आपका जो सारी मेहनत है वो उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। आदेश आसानी से व्यवस्थित, देखिए जो आदेश है वो आसानी से व्यवस्थित होने चाहिए। बहुत रचनात्मक हो सकते हैं, ये काफ़ी रचनात्मक हो सकते हैं, यानी कि अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो आपको काफ़ी डीपली समझाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब बारी आती है डाटा प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड की। देखिए
स्मार्ट बोर्ड तेज़ी से दुनिया भर के कक्षाओं में एकीकृत किए जा रहे हैं और अनिवार्य रूप से संवर्धित वाइट बोर्ड है जो प्रोजेक्टर और लैपटॉप के साथ संयोजन में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड का मतलब क्या है कि ऐसा वाइट बोर्ड जिसके ऊपर आप लिख भी सकते हो मार्कर से, और साथ में उसी बोर्ड के ऊपर आप प्रोजेक्टर के द्वारा अपनी जो प्रेजेंटेशन है स्लाइड्स के माध्यम से वो भी दिखा सकते हैं। तो ये आजकल क्या होता है कि दुनिया भर के कक्षाओं में जिनकी स्कूल है, कॉलेज हैं, वहाँ पे स्मार्ट क्लास होते हैं, जैसे वहाँ पे वाइट बोर्ड लगा होता है कि जब स्मार्ट बोर्ड होता है वहाँ पे कि अगर किसी को प्रेजेंटेशन देनी है तो वहाँ पे वो दे सकता है, अगर प्रेजेंटेशन नहीं देनी तो वहाँ पे बोर्ड पे सिंपल लिखा जा सकता है। ठीक है, यह कक्षा के सामने बोर्ड पर कंप्यूटर आधारित बहुमीडिया सामग्री की एक विस्तृत विविधता तक पहुँच की अनुमति देता है। इसमें क्या है कि ये कक्षा के सामने, यानी कि जो कक्षा है उसके सामने जो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड के ऊपर आप कुछ भी दिखा सकते हो। ठीक है, यानी कि जो कक्षा में बच्चे बैठे हैं, अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप उसी बोर्ड के ऊपर जिस पे आप लिख रहे हो उसी बोर्ड के ऊपर क्या है स्मार्ट क्लास शुरू कर सकते हैं। शिक्षक या छात्र अनुप्रयोगों को नियंत्रित करने, नोट्स लिखने और वस्तुओं में हेरफेर करने के लिए बोर्ड की सतह को छोड़ने में सक्षम है। यानी कि क्या है, या शिक्षक है या छात्र है, अगर इसको नियंत्रित करना है, कुछ नोट्स लिखना है, तो उसमें क्या है कि वो हेरफेर करने के लिए बोर्ड की सतह को छोड़ने में सक्षम है। यानी कि छात्र जो है या कुछ भी है, अगर कुछ यहाँ पे दिखाना है तो वो क्या कर सकते हैं, वो बोर्ड को छू सकते हैं। लाभ क्या है, बड़े कमरे और दर्शकों के लिए अच्छा है। ठीक है, यानी कि अगर आप बड़े कमरे में कुछ आप दिखाना चाहते हो बच्चों को तो ये उसके लिए अच्छा है, दर्शकों के लिए अच्छा है। छात्र उन्मुख हो सकते हैं, छात्र इससे उनको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, वो कनेक्ट हो पाएंगे। संदर्भ वापस जानकारी के लिए अनुमति देता है, बात के लिए बचाया जा सकता है। इसमें क्या है कि जैसे वापस जानकारी, वापस ये जानकारी, यानी कि आप साइड में आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ाना आप उतना पढ़ा सकते हो, बाकी का आप बाद में भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, नुकसान क्या है, बहुत महंगा है। तो कई छात्र शिक्षकों को इस प्रकार की तकनीक तक पहुंच नहीं है, यानी कि कुछ छात्र जो शिक्षक है जिसको खरीद नहीं सकते क्योंकि काफ़ी महंगा ये उपकरण और उस उपकरण की ज्ञान की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कुछ करवाने जा रहे हो तो पहली बात तो है कि आपको उस उपकरण के ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, किसको चलाना कैसे। पोर्टेबल नहीं है, देखिए ये पोर्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि आपको बोर्ड एक ही जगह पर रखना होता है, तो आप इसको कैसे कर पाओगे। ठीक है, बहुत रचनात्मक हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑडियो टेप आएगा, यहाँ पे ऑडियो पेट लिखा हुआ है, पहले को आप सही कर लेना, ऑडियो टेप या सीडी। देखिए कब इस्तेमाल करें, ऑडियो टेप में होता है कि आपको चीज़ें वो सुनाई देनी है। ठीक है, यानी कि कब इस्तेमाल करें, जब भाषा सीखने, मीडिया अध्ययन, अंग्रेज साहित्य आदि के लिए विशेष रूप से अनुकूल। यानी कि ये ऑडियो टेप सीडी कब इस्तेमाल हो सकती है, आप ये देखिए कि अगर आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कोई बुक खरीदते हो, आपको वहाँ पे सीडी मिलती है। आप कोई भी बुक खरीदते हो तो वहाँ पे आपको एक सीडी दिखाई देगी पीछे, और आप उसको सीडी को, बुक के एंड में होते हैं सीडी या स्टार्टिंग में, बुक में आजकल बुक्स में सीडी मिलती है जो ऑडियो होती हैं जिसमें, और उसमें आपको बुक से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। तो ये होता क्या है कि अगर आप भाषा को सीख रहे हो, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को सीख रहे हो, मीडिया अध्ययन या कुछ भी अंग्रेजी साहित्य कुछ भी सीख रहे हो, तो ये उसके लिए अनुकूल मानी जाती है। ऐतिहासिक घटनाओं जैसे मार्टिन लूथर किंग के मेरे पास एक सपना है कि भाषण को याद करते हो मूल्यवान, यानी कि ये ऐतिहासिक घटनाओं को इसमें इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि अगर आप हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ी हो, आप उसका ऑडियो लेक्चर सुन रहे हो तो आपको वो आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, पृष्ठभूमि संगीत को कक्षा शुरू होने से पहले समूह की गतिविधियों के दौरान भी बजाया जा सकता है। यानी कि जो कक्षा शुरू होने से पहले या समूह की गतिविधियां होने के दौरान भी इसको बजाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप ऑडियो टेप पर बजाना चाहते हो तो आप कक्षा शुरू होने से पहले भी इसको बजा सकते हो, तो सभी को सुना सकते हो। एक आयाम जोड़ता है जो केवल ऑडियो के माध्यम से लाभ उठाने में मदद नहीं करता, छात्रों को कल्पना करने में मदद करता है। इसमें क्या है कि आयाम जोड़ता है ना, कि जैसे पहले शिक्षक पढ़ा रहा है, अब उसमें वो ऑडियो भी सुनाएगा, जिससे क्या है कि सभी को उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें क्या है कि लाभ उठाने में मदद नहीं करता। देखिए इसमें क्या है कि ये केवल ऑडियो माध्यम से, यानी कि अगर आप किसी बच्चों को या कुछ इसमें पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि बस ऑडियो समझा दिया तो उसको समझ में आ गया, साथ में इसको समझाना भी पड़ता है।
ठीक है। आवश्यक जब वास्तविक जीवन में कम करने के लिए अव्यवहारिक चीज़ें हैं। अब देखिए कि आवश्यक क्या है कि जब आपका वास्तविक जो जीवन है उसमें आप जो कुछ करने के लिए अव्यवहारिक चीज़ें, यानी कि आप मान के चलिए कि आपको जो बुक पढ़ रहे हैं आपको वो समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको वो ऑडियो सीडी दे दी जाए तो आपको उसमें समझाया जाएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। भाषा सीखने, मीडिया अध्ययन, इंजीनियरिंग आदि के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, इनके लिए ज़रूरी है ये। दर्ज की गई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते समय मूल्यवान है, यानी कि जो ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज किया जाता है उसका जिक्र करें तो उसके लिए मूल्यवान है, क्योंकि इसमें आसानी से इनको पढ़ाया जा सकता है। टिप्स क्या है, देखिए, कमरे और उपकरणों की पहले से जांच करें। उपकरण क्या है कि जिसमें आप सीडी को चला रहे हैं वो सही होना चाहिए, और जो कमरा है वो खाली हुआ बिल्कुल तो आपकी आवाज़ इसमें जो है वो गूंज सकती है। ठीक है, क्या इसे कमरे के पीछे से सुना जा सकता है, ये जांचें कि जैसे आपने अंदर कोई ऑडियो सीडी चला दी है तो क्या उसको कमरे के पीछे से सुन सकते हैं या बाहर से सुन सकते हैं। टेप सीडी पर सही जगह का पता लगाएं और इसे पहले से कतार में रखें। पहले आपको ये करना है कि आप जो टेप या सीडी को बजा रहे हो तो उसकी सही जगह कौन सी है, तो उसको पहले से आपको संजो के रखना पड़ेगा। एक समय में कुछ मिनट से अधिक ऑडियो ना चलाएं, यानी कि अगर आप एक समय आपने जैसे एक कक्षा में मान के चलिए या कुछ भी है, अगर आप किसी एक समय में कुछ ऑडियो सुना रहे हो या कुछ ऑडियो आप ये सुनना चाहते हो तो उसको ज़्यादा मिनट तक मत चलाएं, थोड़ा थोड़ा करके चलाएं। खंडों, चर्चा या अन्य गतिविधियों के साथ इंटरस्प्रेट्स में लंबे समय तक लिपटना। इसमें क्या है कि खंड हो गया, जिनकी जो कोई सब्जेक्ट है उसके खंड हो गए छोटे छोटे, या कोई चर्चा या कोई अन्य गतिविधियाँ हैं, ठीक है, उसको लंबे समय तक इसमें क्या है, इसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। सीडी ऑडियो टेप के लिए भी, यानी कि अगर आप सीडी है ऑडियो टेप आपके लिए से दोनों में कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। पहले से उपकरणों की जांच करें, ठीक है, ये ज़रूरी है। क्या कमरे से पीछे से चित्र देखे जा सकते हैं। आप देखिए कि आपने जैसे कोई कमरे में आप ऑडियो को सुना रहे, जैसे आप कोई ऑडियो सुन रहे हो तो आपको पीछे से देखना कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, अग्रिम में टेप को कतारबद्ध करें, क्योंकि टेप को आपको कतारबद्ध करना है, यानी कि आपको जो भी पहले चीज़ सुननी है पहले आपको वो सुनाए, साथ ही उसके साथ ही दूसरी चीज़ है वो सुनानी है। ठीक है, यानी कि आपको ये पहले रखना पड़ेगा कि आप जो चीज़ प्रेजेंटेशन दोगे ऑडियो लेक्चर में, ठीक है, वो कैसे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है चर्चा या गतिविधियों के साथ छोटे खंडों में देखने को तोड़ना। इसमें क्या है कि चर्चा या गतिविधि कुछ भी है तो आप इसमें क्या है कि उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय तक भैया बोरियत हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में क्या देखिए, डिजिटल मीडिया फाइलों की एक श्रृंखला, आमतौर पर डिजिटल ऑडियो या वीडियो, जिसे वेब के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, पॉडकास्ट का क्या मतलब है कि वो डिजिटल मीडिया फाइल की एक श्रृंखला या वो सीरीज़ जिसे आमतौर पर क्या है हम इंटरनेट के माध्यम से जिसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें डिजिटल है, ऑडियो वीडियो सब कुछ है, यानी कि अगर आप नेट से इंटरनेट से आप कोई ऑडियो वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं पॉडकास्ट। संभावना क्या है, ये आईपॉड, आईफोन, MP3 प्लेयर आदि में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है लाभ क्या है, उन चित्रों के लिए जो बहुत ही तकनीकी प्रेमी हैं। ठीक है, उन छात्रों के लिए जो बहुत ही तकनीकी प्रेमी हैं, जिनको टेक्निक इस्तेमाल करने में जो सक्षम है, जो इनको बढ़िया लगता है, तो उनके लिए ये अच्छा हो सकता है पॉडकास्ट। तो नुकसान क्या है, पॉडकास्ट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी जो महंगा है। कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। देखिए, इसके आम आदमी नहीं चला सकता कोई भी, इसके लिए आपको जो पहली बात तो जो सॉफ्टवेयर है जो थोड़ा सा वो महंगा होता है चुका है। आज इसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले हम बात करेंगे इसका परिचय दे लेते क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम पूरा जानेंगे कि पारंपरिक शिक्षण सहायता प्रणाली क्या थी, आधुनिक आज के समय में क्या है। तो परिचय देख लेते हैं। देखिए, आज 21वीं सदी में समझ पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ का मतलब नॉलेज। ठीक है, यानी कि आज जो 21वीं सदी है उसमें जो ज्ञान है, जो समझ है, वो पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि शिक्षकों के लिए शिक्षण में तरीकों या तकनीकों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, जो शिक्षार्थी को अपने दैनिक जीवन में समस्या को हल करने के लिए कुशलतापूर्वक अपने ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी 21वीं सदी में क्या है कि जो ज्ञान है वो पहले से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। तो यही कारण है कि जो शिक्षक है, ठीक है,
यही कारण है कि जो आज के जो शिक्षक हैं वो शिक्षण में क्या कर रहे हैं, तरीक़ों या तकनीकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आजकल के जो टीचर है, जो शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि बच्चे अपनी दैनिक जीवन की जो समस्या है उसको आसानी से हल कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा ही समय के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, तो अधिकांश शिक्षकों और विशेषज्ञों ने शिक्षण के नए तरीक़ों का पता लगाया है और उनका मानना है कि आधुनिक तरीके या ICT पद्धति शिक्षण के पारंपरिक तरीके से बेहतर है। अब देखिए कि जो अधिकांश शिक्षक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी ये माना है कि जो शिक्षण के अभी नए तरीके जो आ रहे हैं, जो ICT बेस्ड तरीके हैं, ठीक है, वो पुराने तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए इसको ब्रीफली तरीके से जानते हैं विस्तारपूर्वक। देखिए, शिक्षण सहायता प्रणाली के प्रकार। अब देखिए ये है कौन से हैं, एक तो पारंपरिक है, एक है आधुनिक और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT आधारित, यानी कि जो एक पारंपरिक शिक्षा सहायता प्रणाली, एक आधुनिक है, दो ही हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे परंपरागत शिक्षण सहायता प्रणाली की। ठीक है, देखिए परंपरागत क्या है, ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि पुराना मेथड जो आज से 20-30 साल पहले इस्तेमाल होता था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पारंपरिक शिक्षा जिसे बैक टू बेसिक्स के रूप में भी जाना जाता है। बैक टू बेसिक का मतलब है कि आपको बिल से, जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बिल्कुल उनको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, वैसे लंबे समय से स्थापित रीति रिवाजों को संदर्भित करता है और जो समाज पारंपरिक रूप से स्कूलों में उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये पारंपरिक शिक्षा प्रणाली कौन सी है, जिसे बैक टू बेसिक के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है कि जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना चौक से, जब टीचर क्लास में पढ़ाता है बच्चों को, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, तो होता है पारंपरिक तरीका। ठीक है, बैक टू बेसिक पारंपरिक शिक्षा पद्धति जिसे चॉक एंड टॉक विधि के रूप में भी जाना जाता है। चॉक एंड टॉक क्या मतलब है कि जब शिक्षक पढ़ाना है, जब स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है, पढ़ाता था पहले भी, अब भी पढ़ाएंगे वैसे ही। पहले तरीके में क्या होता था, जब शिक्षक पढ़ाता था तो वो ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखता था और साथ में बच्चों को समझाता था, जिसे कहते हैं चॉक एंड टॉक। ठीक है, इनकी शिक्षक का चॉक से बोर्ड पे लिखना और बच्चों को समझाना, ठीक है, उसे बोलते हैं बैक टू बेसिक या चॉक एंड टॉक विधि। ये परंपरागत शिक्षण सहायता प्रणाली के अंतर्गत आती है। पढ़ाने का यह तरीका सब कुछ याद रखने की तकनीक के बारे में था। मतलब कि ये जो तरीका था पढ़ाने का, इसमें यही होता था कि बच्चों को सिर्फ याद रखने की, यानी कि बच्चों को ज्ञान ऐसा दिया जाता है कि बच्चे उसको याद रख पाएँ। ठीक है, ये पढ़ाने का तरीका सबसे पुराना तरीका है। इसमें बच्चों को चीज़ों को याद रखने, किसे पढ़ा हुआ कैसे याद रखना है उसके बारे में बताया जाता था। ये वो तकनीक है। शिक्षण की पारंपरिक भूमिका सीखने की गतिविधियों के आयोजकों के रूप में शिक्षण पर केंद्रित है। यानी कि जो शिक्षण की पारंपरिक जो भूमिका है, जो ट्रेडिशनल भूमिका है, वो सीखने की गतिविधि के आयोजकों, मतलब कि वो होता क्या है कि शिक्षक को, देखिए शिक्षा में क्या होता था कि जो शिक्षक है उसको शिक्षण देते समय, यानी कि पढ़ाते समय कि कई गतिविधियां जो है वो अपनानी पड़ती थी। मेन मकसद यही था कि जो बच्चों को शिक्षक सिखा रहा है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए बहुत अधिक जिम्मेदारी वहन करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो जो कुछ सिखा रहा है वह छात्रों द्वारा समझा जाता है। अब शिक्षक देखिए, जो कक्षा में वो पढ़ा रहा है उसकी जिम्मेदारी होती थी शिक्षक की कि जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो बच्चों को वो आना चाहिए, वो समझ में उनको आना चाहिए। ठीक है, ये शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि क्या शिक्षक जो सिखा रहा है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चों को वो समझ में आना ज़रूर होता था। शिक्षक वर्ग को नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार है और ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना सिखाता है। देखिए जो शिक्षक वर्ग को नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार है। इनकी जो शिक्षक है वो छात्रों का जो वर्ग है उसको नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार है। मतलब कि जो छात्रों को कैसे नियंत्रित करना है, क्लास में कैसे कैसे करना है, किसका काम होता है, ये शिक्षक का काम होता था। ठीक है, यानी कि जहाँ शिक्षक ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना सिखाता है, अवधारणाओं को समझाता है, छात्रों को कॉपी करने के लिए कहता है और सुनिश्चित करना कि छात्र ध्यान दे रहे हैं। इसमें ये लिखा गया है कि जो शिक्षक है वो छात्रों के ऊपर ध्यान देता है। जब वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहा होता है, वो समझा रहा होता है, तो उसको बच्चों को
लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाना पड़ता है, साथ में ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है बच्चों को उसको कॉपी करने के लिए कहना पड़ता है। साथ ही ये भी देखना पड़ता था कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, यानी कि एक शिक्षक के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती थी। पहले वो क्लास को कंट्रोल करेगा, फिर वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, साथ में बच्चों के ऊपर कंट्रोल करेगा, साथ में वो देखेगा छात्र ध्यान दे रहे कि नहीं। ठीक है, काफ़ी जिम्मेदारी इसकी होती थी। विषय के बारे में हर महत्वपूर्ण बात ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाती है और छात्र ब्लैक बोर्ड से महत्वपूर्ण नोट्स बनाते हैं। यानी कि जो विषय पढ़ा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट से, जैसे मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसके महत्वपूर्ण बिंदु है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा शिक्षक। तो छात्र उससे उस नोट्स को लिखेंगे अपनी कॉपी पे। ठीक है, उससे महत्वपूर्ण नोट्स बनाते हैं। व्याख्यान खत्म होने के बाद छात्र अपने नोट्स को संशोधित करते हैं और नोट्स को याद रखने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब व्याख्यान यानी कि जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो छात्र अपने नोट्स को संशोधित करेगा, यानी कि जो उसने अपनी कक्षा में सीखा है, अपने शिक्षक से सीखा है, उसको वो अच्छे से पढ़ेगा और उसको याद करने की कोशिश करेगा। पाठ्य पुस्तकों, व्याख्यान और व्यक्तिगत लिखित कार्य के आधार पर निर्देश, यानी कि इसमें क्या होता था, परंपरागत तरीके में जो पाठ्य पुस्तक में लिखा होता था उसको फॉलो करना होता था, जो लेक्चर में पढ़ाया जाता था उसको, और व्यक्तिगत लिखित यानी कि जो बच्चों ने लिखा है बस उसके निर्देश दिए जाते थे। यानी कि पाठ्य पुस्तक को फॉलो करना, शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसको फॉलो करना, और जो बच्चे अपने हाथ से नोट्स बना रहे हैं उसको ही फॉलो करना। जो कॉपियाँ बनाते थे ना हम पहले, तो उसको फॉलो करना। ये किसका काम है, काम में आता था परंपरागत तरीकों में। पारंपरिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना है। देखिए, जो पारंपरिक शिक्षा जो होती थी उसका केवल एक ही काम होता था कि शिक्षा को उत्तीर्ण करना, इनकी जो परीक्षा को उत्तीर्ण करना, इनकी जो परीक्षा है बस एग्ज़ाम पास करना ही परंपरागत शिक्षा का लक्ष्य होता है कि बच्चा इस क्लास को पास कर ले। तो नेक्स्ट हम करेंगे पारंपरिक शिक्षण विधियों के गुण और अवगुण। तो फ्रेंड्स, आज इसके हम गुण और अवगुण करेंगे। देखिए, हर एक चीज़ के गुण अवगुण हैं। शिक्षण के परंपरागत तरीके जो अभी भी स्कूलों में पालन किए जा रहे हैं, इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच सहभागिता है। यानी कि जो शिक्षण का जो पुराना तरीका था उसमें क्या होता था, आज भी ये स्कूलों में पालन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक ये है स्कूलों में, यानी कि परंपरागत जो तरीका था वो ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से। चाहे आजकल में डिजिटलाइजेशन आ चुकी है, पर फिर भी ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता था, ये सबसे बढ़िया तरीका है जिसमें छात्र और शिक्षक के बीच में क्या है, सहभागिता है, आपस में इंटरेक्शन है दोनों के बीच में। जब शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तब बच्चे उसको पढ़ते हैं, तो बच्चे शिक्षक के सवाल जवाब करेंगे तो शिक्षक उनका जवाब दे पाएगा, तो उनकी सहभागिता हो पाएगी। ठीक है, पारंपरिक शिक्षण प्रणाली कक्ष में अनुशासन का निर्माण करने में मदद करती है। बिल्कुल सही है। अब आप देखिए कि जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आपका मन करेगा तो आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे, आपका मन करेगा पूरी देखोगे, आपका मन करेगा तो आप कोई भी काम करोगे, है ना। तो इससे क्या है कि एक अनुशासन नहीं बन पाता। अगर आप यही लेक्चर या कुछ भी आप अगर स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आपको क्लास में बैठ कर उसको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अनुशासन के दायरे में आ चुके हो। तो होता यही है कि जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या है, कक्ष में जो ये अनुशासन का काम करता है। सहयोग और समूह सीखने का अभाव। ठीक है, इसमें क्या है कि जो समूह सीखने का मतलब है कि जो छात्र है वो समूह में सीखते हैं। यानी कि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है वो कक्षा में 40-50 बच्चों को इकट्ठे पढ़ा देता है और बच्चे इसमें सहयोग करते हैं, यानी कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है बच्चे उसको अच्छे से समझते हैं। अब देखते हैं कि पारंपरिक शिक्षा सहायता प्रणाली में प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से उपकरण हैं। फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, आपको वो डाल देंगे कि पारंपरिक शिक्षण प्रणाली के उपकरण और आधुनिक शिक्षण प्रणाली के उपकरण में बताइए कि कौन कौन से हैं। आपको मिक्स करके वो डाल सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, पारंपरिक शिक्षण प्रणाली में यूज़ होने वाले या प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन से हैं। पहली बात तो ये है ब्लैक बोर्ड, है ना, जिसके ऊपर चौक से लिखा जाता है। फिर पाठ्य पुस्तकें, जो पुस्तकें दी जाती हैं स्कूल में। फिर चार्ट के ऊपर चार्ट बनाते थे ना स्कूलों में। चित्र और पोस्टर, जो चित्र लगाओ पोस्टर बनाओ ऐसे करके। मैप्स और एड्रेस, ग्लोब आदि, ये भी है। फ्लैश कार्ड, फ्लिप कार्ड। विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण, मॉडल होता है विज्ञान की जो लैब होती है, वहाँ पे जो उपकरण रखे थे, फिर मॉडल रखे होते हैं, वो मॉडल जैसे स्केलेटन सा बना होता था। तो वर्कबुक, ठीक है। शब्दकोश, डिक्शनरी। वैदिक गणित उपकरण, जो वैदिक मेथड है, ठीक है।
वैदिक मैथ, पहेली किताबें, जो किताबें ऐसी होती जिसमें पहेलियाँ होती थी, सामान्य ज्ञान की किताबें। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सी चीज़ में आते हैं? ये आते हैं पारंपरिक शिक्षण सहायता प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले उपकरण। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक, इसको आज अच्छे से कर लेना। हमने बात की अभी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की, तो आज हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है आधुनिक और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे ICT कहा जाता है, आधारित शिक्षण विधियाँ। यानी कि परंपरागत तरीके में अभी हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से उपकरण यूज़ होते हैं, कैसे कैसे पढ़ाया जाता था। अब हम देखेंगे कि जो आज का जो 21वीं सदी आ चुका है, जो ज़माना काफ़ी एडवांस हो चुका है, कंप्यूटर का ज़माना है, जो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 4G का ज़माना है ना। तो उसमें कौन कौन सी शिक्षण प्रणाली कैसे यूज़ हो रही है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स देखिए, समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती। आप ये देखिए, आपको सिंपल सी बात बताऊँ कि पहले जब टेलीफोन नहीं आया था, फिर टेलीफोन आया, फिर करते करते मोबाइल, करते करते आज देखिए सबके पास स्मार्टफोन है ना। तो वही बात है, ज़माना बदल रहा है। जब हम आधुनिक या ICT आधारित शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो इसमें शैक्षिक संस्थानों में उच्च तकनीकी उपकरणों के प्रयोग शामिल है। यानी कि जब हम आधुनिक या ICT आधारित शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो हम इसमें शैक्षिक संस्थान, जो इनकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी हैं, वहाँ पे उच्च तकनीकी उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह हो गया, उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिंपल सी एक बात समझिए कि पहले देखिए, पहले आए थे VCR, पहले देखो TV नहीं आए थे, फिर आए TV, फिर कलर TV, है ना, फिर आए VCR, फिर VCP, फिर ऑडियो कैसेट, फिर CD प्लेयर, फिर DVD प्लेयर, आजकल क्या आ रहा है, फिर आजकल क्या चल रहा है, पेन ड्राइव। यानी कि आप देखिए कि VCR से लेके पेन ड्राइव का तक का सफ़र तय किया है हमने। तो परंपरागत तरीके से हम कैसे आधुनिक तरीके में आ चुके हैं। तो आजकल और भी तरीके आ सकते हैं आगे। पहले लोग TV देखते थे, फिर केबल TV आया, आजकल क्या आया, आजकल देखिए कि मोबाइल में ढेरों सारी ऐप आ चुकी है, जिसमें नेटफ्लिक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी ऐप्स आप ये देख सकते हो, जिसमें आप कुछ डाउनलोड करके वो उसको देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब का ज़माना है आजकल। तो पहले आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा था यूट्यूब आएगा, गूगल आएगा। पहले आपको बुक्स में से पढ़ना पड़ता था, आज आप गूगल कर सकते हो। तो काफ़ी काम आगे बढ़ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे और भी कुछ आ सकता है नया, तो इसे बोलते हैं आधुनिक। तो फ्रेंड्स, आधुनिक में जब हम बात करेंगे तो करेंगे कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो कुछ भी है, स्कूलों में उच्च तकनीकी उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण विधियाँ। देखिए, अब इसमें बात करेंगे हम E-लर्निंग के रूप में। E-लर्निंग मतलब इंटरनेट लर्निंग में मोबाइल लर्निंग। मोबाइल लर्निंग क्या है कि यूट्यूब वगैरह जैसे आप गूगल से पढ़ रहे हो। ठीक है, E-लर्निंग के रूप में मोबाइल लर्निंग, जिसे एम लर्निंग कहा जाता है, एक बढ़ती प्रवृत्ति है जहां शिक्षा ने कक्षाओं की भौतिक बाधाओं को दूर कर दिया है और गतिशीलता हासिल कर ली है। भौतिक बाधाएं क्या है कि जैसे मान के चलिए कि आप किसी कहीं भी जॉब करते हो, पर आप किसी कॉलेज में जा नहीं सकते, है ना। तो उसमें क्या है कि आपको घर बैठे, कुछ यूनिवर्सिटी, कॉलेज आपको घर बैठे वही लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप अपने काम के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। जब आप जॉब से आओ तो इसको देख सकते हो, है ना। भौतिक गतिविधियाँ, भौतिक बाधाएं होती थी कि आपको अगर कुछ कोर्स करना है तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेके क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी, आपको अपनी जॉब या कुछ और छोड़ना पड़ेगा। तो आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या है कि अगर आप जॉब भी करते हो, कुछ भी करते हो, है ना, तो आप साथ साथ कोर्स भी कर सकते हो। स्वयंप्रभा मूक इसके सबसे बड़े उदाहरण है कि आप घर बैठे सभी कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, भौतिक बाधा ये दूर कर रहा है और गतिशीलता हासिल कर रहा है। छात्र जब भी और जहाँ चाहें जानकारी प्राप्त करते हैं और ऐसे उन्नत तकनीकी क्षेत्र प्रदान करने वाले संस्थान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप जो छात्र हैं वो जब चाहे जहाँ चाहे, यानी कि रात को 12 बजे, 1 बजे, सुबह के 4 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे, कब भी जब भी कोई जानकारी चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। गूगल करिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको UGC नेट की तैयारी करनी है जैसे, तो आपको कहीं पे एडमिशन लेने की आजकल ज़रूरत नहीं है। तो आप जब भी जाओ, वीडियोस नेट पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो, है ना। तो क्या है कि दिन ब दिन संस्थान ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप और प्रौद्योगिकी संचालित कक्षाओं का उपयोग। आजकल क्या हो रहा है कि हर कक्षा में क्या है कि कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल हो रहा है ना, ICT का इस्तेमाल हो रहा है। पावर पॉइंट प्रस्तुति और इंटरेक्टिव वीडियो की मदद से स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड। पावर पॉइंट प्रस्तुति
जो आप देखिए कि वीडियोस लेक्चर देखते हो वहाँ स्लाइड्स बनी होती हैं, वो पावर पॉइंट प्रस्तुति है ना। वो कोई भी लेक्चर देखो वो पावर पॉइंट प्रस्तुति है, ठीक है। इसमें इंटरेक्टिव वीडियो जैसे कार्टून वगैरह वीडियो बनाते हैं, आपको समझाया जाता है, कुछ उदाहरण दी जाती हैं, है ना। हिस्ट्री की वीडियो देख रहे हो तो आपको वहाँ पे फ़ोटोज़ दिखाए जाएंगे। तो क्या है, ये स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड से होता है, यानी कि इसमें क्या है, पावर पॉइंट प्रस्तुति, इंटरेक्टिव वीडियो की मदद से स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड क्या है, जैसे जैसे स्मार्ट बोर्ड कहते हैं वाइट बोर्ड, जिसके ऊपर आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करके उस पर आप प्रोजेक्टर की सहायता से दिखा सकते हो। कक्षा में व्याख्यान देने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग। अब देखिए कि कक्षा में व्याख्यान जब शिक्षक लेक्चर दे रहा है, ठीक है, शिक्षक व्याख्यान दे रहा है, तो उसे क्या है, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना होता है। माइक्रोफोन होता है ना, आप कोई भी लेक्चर देखिए, अब देखिए यहाँ पे कॉलर माइक लगा होता है या माइक्रोफोन लगा होता है कि ताकि उसकी आवाज़ क्लियर सुन सके या सभी बच्चों को सुन सके, ठीक है, लाउड सुन सके। अब देखिए कि एक क्लास में 200 बच्चे हैं तो सभी को आवाज़ उसकी हो नहीं पाएगी, क्योंकि क्लास की जो रूम का जो आकार है, जो है ना, कमरे का जो आकार है वो बढ़ जाएगा। शिक्षक की इतनी ऊंची आवाज़ हो नहीं पाएगी, उसको ज़्यादा बोलना पड़ेगा ऊंचा, तो वो माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सभी को आवाज़ सुन सके, ठीक है। अवधारणाओं, गतिविधि आधारित सीखने और सीखने की प्रयोगशालाओं पर जोर देना। इसमें क्या है कि अवधारणा हो गई, गतिविधियाँ आधारित सीखने और सीखने की प्रयोगशाला पर जोर देना है। यानी कि गतिविधि आधारित सीखना क्या है, जैसे आप कुछ भी ऐप्स कर रहे हो, कुछ भी मोबाइल में कुछ भी वीडियो कर रहे हो, तो वो गतिविधि आधारित सीखना हो गया। नीचे आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षण विधियों पर आधारित कुछ प्रमुख तकनीकें अभी आपको यहाँ पे बताई जाएंगी कि जो आईसीटी आधारित शिक्षण विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। पहली है फ्लिप्ड क्लासरूम। देखिए कौन सी है, यह छात्रों को उनकी सामान्य सीमाओं से परे जाने और शिक्षक को कक्ष में उनका वर्णन करने से पहले पाठ का पता लगाने की अनुमति देता है। छात्र को उनकी सामान्य सीमाओं से परे का मतलब क्या है कि छात्र को जितना कुछ आता है वो उससे एक्स्ट्रा भी सीख सकता है। जैसे आपकी जितनी नॉलेज भी है आप उससे एक्स्ट्रा भी सीख सकते हो। अब मान के चलिए कि शिक्षक जब छात्रों ने किसी क्लास में, आप देखें कि जैसे स्कूल के छात्र हैं, जहाँ आप स्कूल के छात्र हो या आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र हो, तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चैप्टर बने हुए हैं, तो आपको पता है कि आपके टीचर ने आपको कल क्या पढ़ाना है। तो उसी चैप्टर को आप अगर यूट्यूब से या गूगल से सर्च करके पढ़ के जाओगे, तो जब आप क्लास में बैठोगे अगले दिन, तो आपको जब टीचर वही लेक्चर पढ़ाएगा आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि जो आपको शिक्षक ने कक्ष में पढ़ाना है आप उसको पहले से पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। वो होती है फ्लिप्ड क्लासरूम। डिज़ाइन, सोचना और क्रिएटिव विचार। इसमें जिज्ञासा, विश्लेषणात्मक कौशल और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए वास्तविक जीवन का मामला शामिल है। देखिए क्रिएटिव विचार क्या है, डिज़ाइन सोचना, डिज़ाइन को विचार करना, सोचना। इसमें क्या है कि किस तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे जिज्ञासा कैसे जागे बच्चे में। अब शिक्षक को लगता है कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाऊँ वो उनको अच्छे से समझ में आए, तो वो होता है कि आप कोई भी वीडियो उठा के चलिए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। वहाँ पे कोई कार्टून की वीडियो बना दी होगी, वहाँ पे कुछ ऐसा उदाहरण दे दिया जाएगा स्टार्टिंग में कि आपको उसमें जिज्ञासा जागेगी। तो होता है वो क्रिएटिव विचार। क्रिएटिव का मतलब होता है कि जैसे आपने चीज़ें पढ़ानी है उसको आप कितना अच्छे से करवा पा रहे हो, कितना उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हो, तो वो इसमें आएगा। नेक्स्ट है माइंड मैप। इसमें क्या है कि सेल्फ लर्निंग टूल का उपयोग। माइंड मैप में क्या है कि आपको पता है कि आपका यूजीसी नेट का 2019 में जून में पेपर आने वाला है, 2 महीने आपके पास बचे हैं। आप माइंड मैप बना के चलते हैं। माइंड मैप का मतलब है कि आप माइंड मैप बना के चलते हैं कि आपके दिमाग में एक नक्शा बना हुआ है कि आपको कैसे कैसे चीज़ करनी है, आपको खुद से कैसे पढ़ना है। सेल्फ लर्निंग टूल में आप देखेंगे कि आप कहीं पे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो, है ना। गेमिफिकेशन क्या है, क्विज़ और विचारों का उपयोग करके नाटकों के माध्यम से जाने। इसमें क्या है कि गेमिफिकेशन क्या होता है, क्विज़ और विचारों का उपयोग। यानी कि अगर आपने कोई तैयारी कर ली है तो आप कहीं पे ऑनलाइन टेस्ट देने जा रहे हो, क्विज़ देख रहे हो, ठीक है, तो विचारों का उपयोग कर रहे हो, वो किसके माध्यम से करोगे, वो नाटक के माध्यम से करोगे, ठीक है। आप KBC देखिए, कौन बनाएगा करोड़पति आता है ना, उसमें क्विज़ के सवाल होते हैं, वो नाटक के माध्यम से दिए जाते हैं। तो आप कोई भी चीज़, किसी भी नॉलेज है जो आप कुछ भी करोगे, ठीक है, किसी नाटक के माध्यम से करोगे, तो क्या है वो कहलाएगा गेमिफिकेशन। मुफ्त ऑनलाइन शिक्षण उपकरण। आपको बहुत सारे मुफ्त ऑनलाइन शिक्षण उपकरण मिल जाएंगे जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, है ना। ICT आधारित शिक्षण विधियाँ। देखिए ICT आधारित शिक्षण विधियाँ क्या है, जैसे वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब्स,
ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये क्या है? ये ICT आधारित शिक्षण विधियाँ हैं। ICT मतलब कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित जो ये शिक्षण विधियाँ हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं LMS, और व्यापक ओपन ऑनलाइन सिस्टम। देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि आपको वो सिखाया जा रहा है, पर आपको एक सिस्टम के अंदर सिखाया जा रहा है कि कौन कौन सा लेक्चर कब आएगा, कितने बजे आएगा, ऐसे। ठीक है। अब देखिए इसके गुण अवगुण, आधुनिक और ICT आधारित शिक्षण विधियों के गुण और अवगुण। देखिए दिलचस्प समूह गतिविधि की मदद से छात्रों के बीच अधिक रुचि के साथ सहभागिता और सहयोगी सीखने की प्रक्रिया। इसमें क्या है कि दिलचस्प समूह गतिविधि। समूह गतिविधि का मतलब क्या है कि जो छात्र हैं वो ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो वो दिलचस्पी लेके पढ़ रहे हैं, यानी कि छात्रों को पढ़ना तो है। आजकल देखिए सबके पास स्मार्टफोन है ना, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो उसका बेफालतू में इस्तेमाल करते हैं कई जाने। अगर वही उनको वो काम की चीज़ हो जाए तो एक तो उनका लैपटॉप चलाने का और स्मार्टफोन चलाने का शौक़ पूरा आ जाएगा, साथ में उनकी स्टडी भी हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि वो दिलचस्प तरीके से इसमें भाग लेंगे। बहुत सारे ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन सामग्री छात्रों को विषय को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करती है और छात्रों को अधिक समय तक अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती है। देखिए बहुत सारे ऑडियो है, विजुअल रिकॉर्डिंग है, ऑनलाइन सामग्री है, जो छात्रों को क्या है कि अधिक समय तक याद रहते हैं। आप कोई भी वीडियो देखो तो आपको देखोगे उसमें जो भी पढ़ोगे आपको आसानी से याद वो हो सकता है ना। तो इसमें क्या है कि आप लंबे समय तक चीज़ को याद रख पाओगे। आधुनिक शिक्षण विधियाँ शिक्षक कम समय में से अधिक पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं। जो आधुनिक शिक्षण विधियाँ हैं वो उसमें क्या है कि जो शिक्षक है वो कम समय में अधिक जो पाठ्यक्रम है उसको कवर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखिए कि उसके लेक्चर लिमिटेड होते हैं। पहले अगर वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो वो अधिक से अधिक पढ़ा सकता है, जिससे काफ़ी छात्र पढ़ सकते हैं। एक कक्षा में वो 40-50 बच्चों को पढ़ाएगा, अगर वीडियो के माध्यम से पढ़ाए तो पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ेंगे उससे। आधुनिक शिक्षण विधियाँ छात्रों की आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, पर यह भी बात है कि इसके अवगुण क्या है कि जो आधुनिक शिक्षण विधियाँ हैं, अगर आप सारा दिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करोगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करोगे, लैपटॉप का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी आंखें कमज़ोर होने लगेगी, तो आपकी आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं आधुनिक और ICT आधारित शिक्षण सहायता प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन से हैं। देखिए पहले हमने देखा था ना परंपरागत में जो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड था, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं उपकरण कौन से हैं। पहला है ICT आधारित उपकरण कौन सा है। देखिए लैपटॉप, आईपैड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, रीडर, ई-रीडर आदि। तो नेक्स्ट है शैक्षिक खेल, ऑनलाइन पहेलियाँ और प्रश्नोत्तरी, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, ठीक है, फ्लैश शैक्षिक खेल, CD DVD प्रोजेक्टर, संवादवक, श्वेतपट, गेम्स, VR का समर्थन करने के लिए। जब कहीं पे ऑनलाइन शब्द आ जाए तो साफ सिंपल सा मतलब है कि वो आज के आधुनिक शिक्षा के बारे में कह रहा है। ठीक है, यानी कि जिसमें हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और उसमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, तो वह हो गया ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं ऑनलाइन, यानी कि पेपरलेस जो कोचिंग है वो है ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए आपको पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी क्या है। देखिए शिक्षण के ऑनलाइन तरीके एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करते हैं जो शिक्षार्थी को एक कक्षा में भाग लेने के बिना एक कोर्स लेने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि जो ऑनलाइन तरीका है वो कौन सी प्रणाली है जिसमें जो शिक्षार्थी है यानी कि जो लर्नर है वो किसी कक्षा में भाग नहीं लेता। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने कोई कोर्स करना है, अब आप मान के चलिए अगर आपने कोई कोर्स करना है तो आपको कहीं पे एडमिशन लेना होगा, है ना। यानी कि अगर आपको UGC नेट का तैयारी करना है तो आपको पहले कहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। तो अब आपके पास टाइम तो है नहीं, आप क्या करोगे, यूट्यूब उठाओगे, यूट्यूब पे आप या कहीं पे आप कोई कोचिंग लोगे तो उसमें आपको क्लासरूम के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना। यानी कि जो आप पहले कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट में करने वाले थे अब आपको वैसे ही कोचिंग मिलेगी, पर आप इंस्टीट्यूट में क्लास में ज्वाइन नहीं करोगे, आप उसको इंटरनेट पे पढ़ोगे, तो आपकी सेम क्लास आपको वहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि शिक्षण के लिए एक ऐसा तरीका, एक ऐसी प्रणाली जिसमें आपको किसी कक्षा में भाग लेने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन शिक्षण आमतौर पर उन पाठ्यक्रमों को संदर्भित करता है जो पूरी तरह से ऑनलाइन वितरित किए जाते हैं। यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षण है वो आमतौर पर क्या करता है कि उन्हीं पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है जो पूरी तरह से ऑनलाइन वितरित किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भौतिक या ऑन कैंपस वर्क सत्र नहीं है। अब देखिए ऑनलाइन सिस्टम में जैसे मैंने आपको कहा था कि पेपरलेस है, यानी कि आपको कोई भौतिक, यहाँ पे जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको कोई
पुस्तक नहीं पढ़नी, आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, है ना। तो उसमें ये होगा कि आपको कोई भौतिक वस्तु या कोई भौतिक चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको कोई बुक नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह उन्हीं पाठ्यक्रमों को संदर्भित करेगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो आपको वो ऑनलाइन उसके लेक्चर मिलेंगे। जैसे आप मान के चलिए कि आपने अगर एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है तो आपको उसके लेक्चर मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा अधिक स्वतंत्रता की मांग करती है, इसलिए छात्रों को प्रोफेसरों के अनुपलब्ध होने पर कम से कम कुछ सामग्री सीखने में सक्षम होना चाहिए। अब ऑनलाइन क्या है, अधिक स्वतंत्रता। अधिक स्वतंत्रता इसका क्या मतलब है, देखिए, अगर आप किसी कक्षा में बैठकर किसी लेक्चर को या किसी कोर्स को कर रहे हो तो आपको वहाँ पे बैठना ही पड़ेगा, तो टीचर की बात को सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, जिससे होगा कि वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आप वहाँ से उठ के जा नहीं सकते। तो ऑनलाइन में ये है कि आपने जैसे वीडियो देखा, चाहे वीडियो 10 मिनट का हो चाहे वो 1 घंटे का हो, तो आप बीच में उसको रोक के कहीं पे भी जा सकते हो, वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। ये स्वतंत्र हो गया ना, यानी कि जब आपका मन किया आपने वो लेक्चर देखा, जब मन किया जब छोड़ दिया, वो होता है अधिक स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनलाइन में आपको अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, यानी कि आपको जैसे पढ़ना है वैसे आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई जो प्रोफेसर है वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके उदाहरण क्या है। अब आपको समझ में आ गया ऑनलाइन क्या है तरीके। ऑनलाइन तरीके वे हैं जिसमें हम पेपरलेस स्टडी करते हैं, जिसमें हम वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो बिना क्लास के, यानी कि आपको किसी क्लास में नहीं बैठना, बस आपको घर पे बैठ के कोचिंग करनी है अपने मोबाइल या लैपटॉप पे, वो होती है ऑनलाइन कोचिंग। तो इसके उदाहरण क्या है, देखिए, स्वयं प्रभा। अब देखिए स्वयं प्रभा MOOC यानी कि मूक। अब देखिए स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं आप देखिए कि जो आपका DTH है, जो आपका जो केबल कनेक्शन, जो DTH है, जो केबल कनेक्शन है, वहाँ पे आप जाके देखिए कि आपको वहाँ पे स्वयं का चैनल मिलेगा, स्वयं प्रभा के आपको 32 चैनल मिलेंगे, MOOC मूक आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, आभासी कक्षा, और आपको ये देखिए सारे ऑनलाइन उदाहरण हैं, स्वयं प्रभा हो गया, मूक हो गया, या आपको यहाँ पे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैंने स्वयं प्रभा मूक के ऊपर वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे देख सकते हो, इसकी आपको ब्रीफ जानकारी मिल जाएगी। आभासी कक्षा हो गया, प्रबंधन प्रणाली सीख रहे हैं, ठीक है, प्रबंधन प्रणाली, जिनकी आपको यहाँ पे सारे ऑनलाइन उदाहरण यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो शिक्षण हो गया, खुले स्रोत शैक्षणिक स्रोत हो गए, आपको ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन से सारे ये ऑनलाइन तरीके हैं। ऑनलाइन के लाभ क्या है, अब देखिए, पहले हमने जाना है कि और इसका मतलब क्या है, फिर हमें जाना इसके उदाहरण क्या है, अब जानेंगे ऑनलाइन के लाभ क्या है। ठीक है, देखिए, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, पहली बात तो ये आपको इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। अन्य लाभों में धन और समय दोनों की बचत शामिल है, क्योंकि आपको लघुकरण की आवश्यकता नहीं है आदि। ठीक है, यानी कि आपको अन्य लाभ, आपका धन भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। धन में क्या है कि जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे कितनी महंगी महंगी फ़ीस है ना आपका, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो थोड़ी सस्ती पड़ती है, आपका धन बच गया। समय, यानी कि अगर कहीं पे जॉब करते हो तो आपको 4-4 घंटे 5-5 घंटे क्लासेस नहीं लेनी, आप अपनी जॉब कर सकते हो। तो आप ऑफलाइन क्लासेस में आपका जो समय काफ़ी लगता है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो आप ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप क्या करोगे, आप रात को भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है लचीलेपन का मतलब यह भी है कि आपको काम के बीच चयन नहीं करना है और अपनी शिक्षा का विस्तार करना है, और ना ही इसका मतलब काम के बाद की कक्षाओं में भाग लेना होगा। यानी कि ये नहीं है कि आपको पार्ट टाइम जॉब की, आपने जॉब की, उसके बाद आपको कक्षाओं में भाग लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको काम के बीच में चयन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको ये नहीं होगा कि आपको नौकरी में से कुछ, या नौकरी चुनना है, पढ़ाई को चुनना है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो आपको इसका मतलब है कि आपको ये नहीं कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, कुछ नहीं है, बस आपको नौकरी के साथ साथ आप कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप ऑनलाइन जब मर्जी पढ़ सकते हो अपने नौकरी के बाद भी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अब आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, ये सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। तो होता क्या है कि आप अपने परिवार के साथ भी समय बिता सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो नौकरी के बाद आप घर पे आके बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, आप परिवार के साथ भी समय बिता सकते हो, तो आप सामाजिक गतिविधियों में भी रह सकते हो, है ना। तो जैसे आप किसी फ्रेंड सर्कल में हो या कहीं बाहर हो, तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, है ना। जहाँ कहीं आप परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए कहीं पे घूमने जा रहे हो, तो आप रास्ते में पढ़ सकते हो ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन कोचिंग का ये फ़ायदा है।
तो हमने जाना है कि ऑनलाइन कोचिंग है क्या, उसके बाद हमने जाना है कि इसके उदाहरण क्या है, फिर उसके बाद हमने जाना है कि इसके लाभ क्या है। और जानते हैं कि टीचिंग के या शिक्षण के ऑफलाइन तरीके क्या हैं। देखिए, ऑफलाइन का मतलब है कि जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि कक्षा, ठीक है, जो क्लासरूम क्लासरूम देखिए, ऑफलाइन का मतलब है पारंपरिक कक्षा में पढ़ाई का माहौल, यानी कि वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड, वो पारंपरिक हमारा तरीका जो कक्षा में होता है। यानी कि जब हम स्कूल में, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में जब पढ़ते हैं, जब हमें टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर जब हमें पढ़ाता है, तो वो होता है टीचिंग का ऑफलाइन तरीका। यानी कि हम कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो हमें वो किसी कक्षा में बैठ के करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफलाइन शिक्षण अनुशासन पर कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, ऑफलाइन कोचिंग में सबसे बड़ी बात है अनुशासन। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि देखिए, अगर आप ऑनलाइन वीडियो देखते समय आप उठ के जा रहे हो, है ना, ऑफलाइन में ऐसा कर नहीं सकते, आपको वो करना ही पड़ेगा। जो स्टडी के लिए बिल्कुल सीरियस है तो वो ऑफलाइन उनके लिए कोचिंग सबसे फ़ायदेमंद रहती है। नेक्स्ट है, ऑफलाइन मुफ्त कार्यक्रम के साथ शिक्षार्थी के लिए सबसे अच्छा काम करता है। यानी कि जो ऑफलाइन है वो मुफ्त कार्यक्रम के साथ साथ शिक्षार्थी के लिए सबसे अच्छा काम है। मुफ्त कार्यक्रम आप देखिए कि कई जगह के ऊपर आपको, जैसे कुछ बच्चों के लिए जो ऑफलाइन क्लासेस है वो फ्री में भी होती हैं, तो ये शिक्षार्थी के लिए अच्छा काम करता है। ठीक है, कई टीचर वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे उनको कई जगह लाभ हो जाता है। ऑफलाइन पाठ्यक्रम स्कूलों को भी लचीलापन प्रदान करते हैं। देखिए, ऑफलाइन पाठ्यक्रम क्या है, स्कूलों को लचीलापन ये है कि जैसे ऑफलाइन पाठ्यक्रम में जो कुछ भी है वो शिक्षक वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बच्चों को कुछ भी पढ़ा सकता है। जैसे बुक में जो है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि वहीं पढ़ाना है, टीचर अपनी मर्ज़ी से भी उसको अपने अनुभव द्वारा पढ़ा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए कि ऑनलाइन टीचिंग का मतलब यह है जिसमें हम पेपरलेस स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन का मतलब यह है जब हम क्लास में बैठ के स्टडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं इसके उदाहरण क्या हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए कि व्याख्यान, यानी कि लेक्चर मेथड, घर पर रहने पर, यानी कि आप घर पर रहने पर, जैसे कि आप, कई बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उनको टीचर पढ़ाने के लिए घर पे आ जाता है। कोचिंग, जब आप कोचिंग लेते हो कहीं पे, ट्यूशन्स, जैसे आप ट्यूशन लेते हो। ठीक है, मामले का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इन मामले का अध्ययन ये हो गया जो आपको वो केस स्टडी। ठीक है, आपको केस स्टडी दी जाती है, आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, तो आप इसमें आप किसी समस्या का हल ढूंढते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफलाइन का लाभ क्या है। देखिए, पारंपरिक कक्षा के सीखने के माहौल के कई लाभ हैं। यानी कि अगर आप पारंपरिक तरीके से पढ़ रहे हो तो इसके सीखने के कई लाभ है, क्योंकि एक तो बात, आप अनुशासन सीखते हो, तो इसमें टीचर आपको अनुभव से काफ़ी कुछ पढ़ा सकता है। ठीक है, आप, सबसे बड़ी बात है कि आप टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो। उदाहरण के लिए, क्योंकि कक्षाएं व्यक्तिगत रूप से ली जाती हैं, इसका मतलब यह है कि छात्रों को साथी सहपाठियों और या व्याख्याताओं से तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। देखिए, वही बात आ गई कि अगर आपको या छात्र को पढ़ते समय अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो या तो अपने सहपाठी से वो डिस्कस कर सकता है, या जो टीचर पढ़ा रहा है उससे वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे बड़ा ये लाभ है। यह भी हमें यह भी हम में से अधिकांश ने हमारे जीवन के अधिकांश भाग लिया है, इसलिए हम जानते हैं कि हमें क्या उम्मीद है। देखिए, इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है। हमें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, कि अगर देखिए जो पढ़ाई के लिए सीरियस है ना, तो वो ऑफलाइन कोचिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वहाँ पे टीचर से इंटरेक्शन होता है।